बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बोले इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। एक नए दिन का आगाज किए जाते हैं, कर चुके हैं इनफैक्ट, और आज जुमा भी है, तो आप सबको जुमा मुबारक। ये हैं अरमला हसन, ये है इमरान हसन। अभी हम यही डिस्कशन कर रहे थे और जो स्टार्ट में हमने एक हरकत की है, इसकी रीजन ये है कि टाइम का पाबंद होना बहुत जरूरी है। डिसाइड करते कि पहले कौन बोलेगा, फिर हमने कहा चलो जो पहले बोल गया वो बोल गया। सो आई वन। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं जी आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हो गई होगी। अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, हम है ना, हम इस बात को मेक श्योर करेंगे कि आपकी सुबह का आगाज बहुत अच्छा हो। और आज के एज यूजुअल सुना ये बात जब भी अरमला कहती है तो मुझे लगता है कि हमारी अच्छी होना हो, आपकी हम सब अच्छी करने की जरूर कोशिश करेंगे। ये बात है कि आप हमारी तो जो भी हो, एक मैंने अच्छी बात ये करनी है कि कल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 दिन चूँकि आशूर के जुलूस वगैरह का सिलसिला था, और आपको मालूम है कि इस मौके पर सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, वहाँ से वहाँ एक नाखुशगवार वाक़े के खुश असलूबी से सारा जो मामला है वो हो गया, और ये दिन गुजर गए। तो हम शुक्र भी अदा करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि कल जितने लोगों ने अगर इबादत की, रोज़े रखे, जो भी मजहबी लवाजमात की, और उसके साथ साथ न्याज वगैरह तकसीम की अल्लाह की राह में, तो अल्लाह करे कि आप सबकी वो इबादत कबूल हों, और इसके सदके पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के जो हालात हैं वो बेहतर हों, ये हमारी दुआ है। वैसे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तो कहती हूँ, हम सब जब नमाज पढ़े या जब भी दुआ करें, हम ये ज़रूर दुआ करें कि एज अ पर्सन और एज ए नेशन अल्लाह ताला हमारी हालत जो है वो सुधारे। क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन हम रोज़ अपने इर्द गिर्द सुनते हैं सोशल मीडिया पे, और अभी रिसेंटली जो कुछ वाक़यात हुए हैं, इससे तो वाकई बड़ा एक लम्हा फिक्री है हम सबके लिए कि हमारी ये जो कौम है किस तरफ जा रही है। खैर, इस हवाले से बात करेंगे, शो में बहुत कुछ है, पॉलिटिकल सिनेरियो पे भी बात करेंगे, कुछ सेगमेंट्स भी हैं, लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। तालिबान का अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत तश्कील देने का ऐलान। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि तमाम ममालिक से अच्छे सिफारती और तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी, सैकड़ों अफराद मुतासिर, कई जाँ बहक। जैकबाबाद में पहली स्टार्स विमेन हॉकी एकेडमी की बुनियाद रखने वाली हॉकी प्लेयर इरम बलोच होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। सेगमेंट फ्लैग्स में सना हुमायूं मुलाकात करवाएंगी इस्लामाबाद की वाहिद ऑर्गेनिक मार्केट के एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्वेजियन शहरी लोडो से। दुश्मन की साजिश नाकाम बनाने वाले और निशाने हैदर का एजाज हासिल करने वाले नौजवान राशिद मिनास की 50वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जी, हेडलाइंस आपने जानी, जिससे आपको पता चल गया कि बहुत कुछ है, लेकिन अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर है, मुसलसल हमारे साथ साथ चल रही है। अफगानिस्तान की बात करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान ने न सिर्फ कंट्रोल संभाल लिया है बल्कि अफगानिस्तान में हुकूमत के खदोखाल क्या होंगे इस हवाले से भी काफी हद तक वाज़ेह कर दिया है। इस बारे में तर्जुमान अफगान तालिबान ने अपने एक ट्विटर पैगाम में तस्दीक की है और अफगानिस्तान में इमारत इस्लामी कायम करने का ऐलान किया है। उन्होंने मजीद कहा कि इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान दुनिया के तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहा है। इसके अलावा तमाम ममालिक से अच्छे सिफारती और तिजारती ताल्लुकात भी कायम करना चाहते हैं। मजीद उनका यह कहना है कि हमने किसी भी मुल्क के साथ तिजारत मुअत्तल नहीं की, किसी भी मुल्क के साथ तिजारत मुअत्तल रखने की अफवाहें बेबुनियाद है। और उन्होंने इस हवाले से भारत के बयान को के हवाले से उन्होंने कहा कि इस बयान के अंदर कोई सदाकत नहीं है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अफगानिस्तान पर बरतानिया के मुतनाज़ तसल्लुत के 102 साल बाद वहाँ इमारत इस्लामी की बुनियाद रखी गई है। और उनका यह भी कहना था कि 19 अगस्त का दिन हर साल 9 आबादियाती सुपर ताकतों से आज़ादी के दिन की हैसियत से मनाया जाएगा। बिल्कुल, दूसरी जानिब बात की जाए, अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि तमाम अमरीकी बाशिंदों के मुकम्मल इंखला तक अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में रहेंगी, खान की दी हुई डेडलाइन खत्म भी क्यों ना हो जाए। इससे कबल वो 31 अगस्त तक तमाम अमरीकी फौजियों के मुकम्मल इंखला का ऐलान भी कर चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने इमारत इस्लामी अफगानिस्तान कायम करने का जो ऐलान तो कर दिया है, लेकिन तालिबान की नई हुकूमत कैसी होगी, इसका ढांचा क्या होगा और क्या दुनिया तालिबान के निज़ाम हुकूमत को तस्लीम करेगी, इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद। बिल्कुल, हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी खारिजा एजाज अहमद चौधरी मौजूद है, जो कि एक्सपीरियंस डिप्लोमेट भी हैं और इस वक्त पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इस पर बड़ी गहरी निगाह भी रखे हुए हैं। उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन और एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो ज़रा इस सारी सूरत हाल में हमें क्या बता पाएंगे। एजाज साहब, एक तो आपको बहुत ज़्यादा खुशामदीद एंड सुबह खैर, अर्ली इन द मॉर्निंग आपने ज्वाइन किया। आई होप आपका दिन अच्छे से शुरू हुआ है। सबसे पहले तो ये जो सारी सूरत हाल चल रही है, मैं चाहूँगा
इसका एक एनालिसिस आप हमारे सामने रखें, चूंकि पहले इब्हाम था बहुत सी चीज़ों को लेकर और ख़ास तौर पे तारीखी पस मंज़र को जब हम देखते हैं तो काफ़ी सूरत हाल मुबहिम थी, लेकिन जो वक्त गुजर रहा है काफ़ी हद तक सूरत हाल क्लियर हो रही है। आप इसको कैसे देख रहे हैं अपने तजर्बे की रोशनी में? शुबा नहीं है कि एजाज साहब शायद थोड़ा सा ऑडियो का इशू है, हम इसको रिकनेक्ट करने की करते हैं ताकि बेहतर हम तक आवाज़ है और दोबारा से हम चाहेंगे कि वहीं से बात शुरू करें। मीनवाइल हम थोड़ी सी अगर इसकी हिस्ट्री की बात कर लें तो इस वक्त मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रही हैं सामने और इसी हवाले से एजाज साहब से हमने बात की। एजाज साहब, आई होप वी कैन हियर यू नाउ, आप प्लीज़ दोबारा से शुरू कीजिएगा। एजाज साहब, कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और फिर उसके साथ से जी भी करंट सिचुएशन अफगानिस्तान की और साथ साथ अमेरिका का जो मौक़िफ़ है, जिस तरह से अभी सदर जो बाइडेन की स्टेटमेंट के हवाले से भी कहा और जिस तरह से पहले पूरी दुनिया में तासुर गया था कि अमेरिका ने जिस तरह से वहाँ से अपनी फौजों का इनखला किया और बहुत जल्दबाजी में किया, उससे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं गया एज ए सुपर पावर उनका। लेकिन उसके साथ साथ जी जो बाइडेन साहब अभी भी अपनी स्टेटमेंट दामन झाड़ रहे हैं। बिल्कुल एजाज चौधरी साहब, माजरत इस रुकावट के लिए जो आई बीच में, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें सुन सकते हैं और अगर सुन सकते हैं तो प्लीज वहीं से शुरू कीजिएगा। सवाल मेरा था कि अपने तजर्बे की रोशनी में मौजूदा सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं, क्या किधर बढ़ता देख रहे हैं? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। मेरा मजमूई तासुर जो है, जो तब्दीली अफगानिस्तान में आई है और आ रही है, उसके बारे में मुस्बत है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मगरबी सरहद जो है वो पिछले 7 सालों से, बल्कि उससे ज्यादा से, बहुत ही मुश्किलात का शिकार रही है। हम पे हर किस्म के वहां से हमले होते रहे, हमें 2 लाख फौज वहां रखनी पड़ी और उसकी वजह ये थी कि वहां पे हिंदुस्तान को एक जगह दे दी गई थी अशरफ गनी साहब की हुकूमत की तरफ से और उनकी इंटेलिजेंस NDS की वजह से, जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी के लिए मसाइल थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये तवक्को करनी चाहिए कि कम अज कम ये सिलसिला जो है वो हिंदुस्तान को जो जगह मिली हुई थी वो तो खत्म हो जाएगी। अब रह गया कि तालिबान कैसे चलेंगे और क्या ये वही तालिबान होंगे जो 90 की दहाई वाले थे, जो बड़े सख्त गिर थे और इंसानी हकूक के हवाले से उनके ऊपर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, पाकिस्तान को भी थे लेकिन सारी दुनिया को थे। क्या ये वही तालिबान है या ये मोतदिल हो गए हैं? ठीक, अभी तक के जो इशारे इंदिए आ रहे हैं वो तो यही लगता है कि ये मोतदिल हो गए हैं और इसी बात होगी। लेकिन तब भी आपने देखा कि पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज करने में जल्दबाजी नहीं की और मेरे ख्याल में दुरुस्त कदम किया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ा अच्छा पैगाम गया है कि आप सबको मिलाकर चलें, क्योंकि वरना फिर इंस्टेबिलिटी रहेगी। अगर आपने अकेले हुकूमत करने की कोशिश की तो बहुत सारे मिलिशियास खड़े हो जाएंगे तो आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो मजमूई तासुर मेरा जनाब इस तब्दीली के हवाले से मुस्बत है। ठीक है, आप समझते हैं कि एक मुस्बत तब्दीली है। अच्छा, हम थोड़ा सा तालिबान की अपनी जो एक शक्ल है हुकूमत की, उस पर जरा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कल से कुछ मुतज़ाद बयानात ये भी आना शुरू हुए हैं कि मुकम्मल तौर पर तालिबान का कंट्रोल नहीं है। कुछ फोर्सेज ऐसी हैं, जैसे शाह मसूद का कल एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम रेजिस्ट करेंगे, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। फिर एक स्टेटमेंट ये भी आई कि शायद निगोसिएशन हो जाए। फिर रशिया ने भी ये कहा कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे रेजिस्टेंस हो सकती है। तो ये रशिया की तरफ से या रशियन मीडिया की तरफ से आने वाली जो चौधरी साहब स्टेटमेंट है, ये बड़ी अलार्मिंग भी कह सकते हैं, मानीखेज भी कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट रशिया की जानिब से क्यों आई है, जब दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि रशिया ऑलरेडी इशारा दे चुका है, जैसे चीन ने कहा कि वो शायद मिलकर काम करेंगे तालिबान के साथ। तो ये जो डेवलपमेंट है, इसके अंदर आप मजीद कोई लॉजिक्स देखते हैं आने वाले वक्त में जो तालिबान के लिए चैलेंजिंग हो सकती हैं इनसाइड अफगानिस्तान? देखिए, ये तो एक वार्निंग है उनकी तरफ से कि भाई ये आपके कुछ इलाके ऐसे हैं, खुसूसन पचीर वैली, जहाँ पे अमरुल्लाह साले साहब ने ऐलान भी किया कि मैं एक मिलिशिया बना रहा हूँ। तो ये तो होगी, ये तो नहीं हो सकता कि पूरे अफगानिस्तान में कोई कहीं किस्म की मज़ाहमत या शोरश ना हो, ये हो नहीं सकता। इसी वजह से, बिल्कुल इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से जो मशवरा गया है, हमारी क़यादत ने बड़ा दुरुस्त एक, यानी मैं समझता हूँ इक़दाम लिया है, वो ये कहा है कि जनाब आप सारे इलाके में तमाम लोगों को लेकर चले, जिसका मतलब ये होगा कि 90%, 80% कम से कम जो है वो आपके साथ हो, 10-15% जो है वो उनको निपटा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको तैयार रहना चाहिए और अगर ये इस मशवरे पर अमल कर लें तालिबान, तो इनकी हुकूमत में पायदारी होगी, इस्तेहकाम होगा। ठीक हो गया।
एजाज साहब, जिस तरह से अभी हमने चीन के हवाले से भी बात की, अफगानिस्तान में काम करने का कह चुका है, रूस और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी कुछ मिलता जुलता ही है, और हम अगर अपनी जो सिफारती महाज पर देखा जाए तो उस पर हमारे बहुत सारे जो कह लें एक्टिव, हम बहुत मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। आलमी सतह पर अगर हम बात करें तो राब्ते करके जो अफगान मामले पर तबादला ख्याल हो रहा है, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि मगरबी जो ममालिक है उनके साथ जो एक कंसर्न के साथ, उनके एक कंसेंट के साथ हम इस चीज़ को तस्लीम करेंगे। आपको लगता है कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है या इसकी जो मगरबी ममालिक की राय है वो कितनी इंपॉर्टेंट है इस मामले में? बहुत अहम है जी मगरबी ममालिक, इसलिए क्योंकि तालिबान की जो लेजिटिमेसी और रिकग्निशन है, इनकी एक तारीख है, और वो अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा की टेररिस्ट एंटिटी के तौर पर ही गर्दाने जाएंगे। तो इस वक्त जो मगरिब के सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात समझ लें या खदशात समझ लें, वो हैं ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, उनकी तालीम, उनके काम करने की इजाज़त, उनको घूमने फिरने की इजाज़त, और दूसरा उनको है कि जो लोग फंसे हुए हैं काबिल में उनके, और वो निकलना चाहते हैं। अच्छा, जो दूसरी वाली चीज़ पे तो काम हो रहा है, तालिबान ने बिल्कुल एयरपोर्ट के ऊपर कब्जा नहीं किया, वो फ्लाइट्स जाने दे रहे हैं, बल्कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ये पैगाम दें सारों को कि आप निकलने की जल्दी ना करें। हम तमाम सफारत खानों को, तमाम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को, सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, जो बहुत अच्छी खबर है। ख़वातीन के हवाले से भी मेरे ख्याल में उन्होंने कहा है कि हम अब बशरी हकूक़ की ज़्यादा इज्जत करेंगे, ज़्यादा उनको नाफज करेंगे, तो वो मेरे ख्याल में ये भी एक खुशाइन बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि खाली इनके कह देने से मगरिब के मुल्क जो हैं वो मुतमईन नहीं हो जाएंगे। इसलिए वहां से वजीर आजम साहब से भी जो बातचीत हो रही है, नेदरलैंड के वजीर आजम ने भी बात की, आपने कनाडा के वजीर आजम की भी स्टेटमेंट सुनी, बड़ी कैटेगोरिक थी। जी। उनका इसके ऊपर बहुत ज्यादा इसरार है कि तालिबान अपनी पुरानी रविश इख्तियार ना करें, वरना उनको उससे ज्यादा कोई मसाइल नहीं अगर ये एक नॉर्मल मुल्क बन जाए। जहां तक पाकिस्तान की रिकग्निशन है, मेरा नहीं ख्याल वो मगरिब से जुड़ी होनी चाहिए, मेरा ये भी नहीं ख्याल कि वो यकतरफा होनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि वो खित्ते के ममालिक के साथ मिलकर उसको करना चाहिए, तश्कील देना चाहिए अपनी पॉलिसी को। आपने खुद भी जिक्र किया कि हमारे जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो रूस के साथ, चीन के साथ, ईरान के साथ, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ, तुर्की के साथ मिलते थे। तो इन्हीं की आपस में मुशावरत से हमें फैसला करना चाहिए कि तालिबान की हुकूमत को कब और किस शक्ल में उसको रिकॉग्नाइज किया, ताकि जिस तरीके से पहले एक तासुर कायम किया जाता रहा पाकिस्तान के बारे में वो भी ना हो और हम सोलो फ्लाइट भी ना ले, इसमें आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिरी एक सवाल मेरा अमेरिका के हवाले से है। प्रेसिडेंट बाइडन एक बार फिर तनकीद की जद में तो है ही। कल डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी एक स्टेटमेंट के अंदर उन पर तनकीद की, उन्होंने कहा कि इनको सफारती और सदारती आदाब का ही नहीं पता, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा, बाइडन का ये कहना था कि जी हमने तो 3 लाख फौज को ट्रेन किया है, अगर वो कोलैप्स कर गई है तो इसमें हमारी गलती नहीं है। आप जो बाइडन के लिए अफगानिस्तान के तनाजुर में आने वाली सूरत हाल कैसे देखते हैं? मजीद चैलेंजिंग होती जाएगी या आप दामन झाड़ के वो अपनी अमेरिका की तरक्की पर तवज्जो देंगे, उनके लिए आसानी होगी? मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका की जो दाखिली सियासत है उसमें रिपब्लिकन लीडरशिप सारी की सारी जो बाइडन साहब के फैसले को तनकीद का निशाना बना रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप भी उसी वैगन में सवार हो गए हैं। तो इस वजह से वो तो उनके दाखिली मामलात हैं, लेकिन जो बाइडन तो बिल्कुल उसका दिफा कर रहे हैं। उनका ख्याल ये था, और मैं आपको बताऊं कि जो बाइडन साहब को मैं जब ये नायब सदर थे बराक ओबामा साहब के, और उससे पहले भी जब ये सेनेटर थे, इनका हमेशा से ये ख्याल रहा है कि बाहर के मुल्कों में फौज कशी ना की जाए। ठीक। तो इस लिहाज से ये काबिल सताइश है इनका ये मौकफ कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मजीद अपने फौजी वहां पे मरवाने को तैयार नहीं हूं और मजीद किश्तो खून नहीं होगा, हमें निकलना है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने सिलसिला शुरू किया था तालिबान से बातचीत का, वही इन्होंने आगे बढ़ाया। तो मैं ये समझता हूं कि अमेरिका की दाखिली सियासत अपनी जगह पे, लेकिन ये दुरुस्त फैसला था उनका निकलना, क्योंकि जब तक फॉरेन फोर्सेस रहती है अफगानिस्तान में, ये शोरश और ये जंगो जदल जो है ना वो जारी रहनी थी। तो उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना अच्छा फैसला किया है, जुर्रतमंद फैसला किया, मुश्किल फैसला किया है। उनको पता था इसकी बड़ी तनकीद होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला है और फ्यूचर के लिए भी उनके लिए अच्छा होगा। फॉर्मर सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स एजाज अहमद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे मौजूद रहे। आपने इस अहम मौजू पे न सिर्फ अपना तजिया हम तक पहुँचाया बल्कि तजर्बा भी पहुँचाया, और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ओवरऑल इस सिचुएशन को लेकर उनकी राय पॉजिटिव है। पाकिस्तान सोलो फ्लाइट ना ले, खित्ते के साथ मिलकर फैसला करे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को एक फैसला करना ही पड़ेगा। और बाइडन के हवाले से भी
उन्होंने कहा कि मेड अ ब्रेव डिसीजन। इसी बात पे जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो वंस अगेन। बात करें अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, जो कि इस वक्त काफ़ी हद तक जो इबाम किसी कैफियत है उससे निकल चुकी है, काफ़ी हद तक सूरत हाल क्लियर हो रही है, लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनल एरिना है उसके ऊपर चैलेंजेस बहरहाल तालिबान के लिए मौजूद हैं कि कैसे उनको तस्लीम किया जाएगा और वो कैसे एक ऐसा निज़ाम हुकूमत बना पाएंगे जो दुनिया के साथ मिलकर चले। हमें इस वक्त अनीसुर रहमान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, काबुल से ज्वाइन कर रहे हैं। हम ज़रा ऑन ग्राउंड सिचुएशन उनसे जानते हैं कि वो काबुल में सूरत हाल को कैसे मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनीस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। एक तो हमें इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दीजिए, वो जो कुछ इबाम किसी कैफियत थी ऑन ग्राउंड, इसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? खास तौर पे वो कम्युनिटी जो बड़ी कंसर्न थी तालिबान के आने के बाद, सम यंगस्टर्स, थोड़े से लिबरल किस्म के लोग, वो इसको अब कैसे देख रहे हैं और क्या उनकी सोचों में कोई तब्दीली आई है, थोड़ा रिलैक्स हुए हैं या अभी भी उनके कंसर्न्स मौजूद हैं? जी बहुत शुक्रिया, सुबह खैर। नहीं देखे काबुल में या अफगानिस्तान के दीगर शहरों में लोग अभी भी परेशान हैं क्योंकि सिस्टम नहीं चल रहा। सिस्टम अभी तक जो है वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। लोगों को कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इदारे बंद हैं, जितनी हुकूमती इदारे हैं वो भी बंद है। अभी तक दफातर में वज़रा नहीं है, वहाँ पे डायरेक्टर्स नहीं है, गवर्नर्स नहीं है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स नहीं है। मतलब जो अफगानिस्तान का एक सिस्टम था जो 10 दिन पहले चल रहा था वो 10 दिन के बाद अभी तक नहीं चल पा रहा। यानी हमारी इस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत है जो मुझे करनी चाहिए, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, मैं किस से बात कर लूँ, अभी तक ये अबहाम और तफहीम मौजूद है। लेकिन ये है कि सिर्फ जो दुकानें हैं या मार्केट्स है वो अभी खोलने जा रही हैं क्योंकि लोगों की ज़रूरियात है। यहाँ पे तकरीबन सिर्फ काबुल के अंदर 7 मिलियन लोग रह रहे हैं, तो उनको खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है, उनको अशिया की ज़रूरत है। सिर्फ यही चीज़ें खुली हुई हैं, लेकिन बाकी जो स्कूल है या कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, वो अभी तक बंद है। तालिबान भी अभी तक इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही हैं कि लोगों को जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात है वो फैसिलिटेट नहीं कर पा रही हैं। अभी तक वो सिस्टम को नहीं एक्सेलरेट कर रहे हैं और सिस्टम जो है अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ जगहों पे हमने एहतजाज भी देखा। जलालाबाद में देखा जाए तो तालिबान के खिलाफ कुछ एहतजाज किया गया, फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गई। क्या अपडेट है उस हवाले से भी? देखिए 19 अगस्त जो है वो अफगानिस्तान की इंडिपेंडेंस डे होता है हर साल। जो 1919 में अंग्रेजों से गाजी अमान अल्लाह खान ने आज़ादी हासिल की थी उनके खिलाफ, तो ये दिन जो है पूरी अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के लोग बाहर भी मनाते हैं, जैसे पेशावर में मनाया गया, जर्मनी में मनाया गया। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो लोग मना रहे थे, तालिबान उनको नहीं छोड़ पा रहे थे और आप उनको इजाज़त नहीं दे पा रही थी कि आप ये नहीं करेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे तालिबान के खिलाफ जुलूस निकल आए, लेकिन तालिबान भी मजबूर हो गए थे कि हम इन लोगों को के साथ जो है अफगानिस्तान के परचम तले इस आज़ादी को मनाएंगे। दूसरी बात जो अहम है, जो पूरे अफगानिस्तान में एहतजाज हुआ था, काबुल के अंदर भी हुआ था, हेलमंद, कंदहार, वो यही था कि अफगानिस्तान की जो मौजूदा परचम है उनको तालिबान तस्लीम कर ले, क्योंकि तालिबान कहते हैं कि हमारा अपना जो परचम है उनके वो अफगानिस्तान का परचम होगा। लेकिन अफगानिस्तान के अवाम जब कल निकल आए थे तो इस बात पे निकल आए थे कि ये अफगानिस्तान का परचम जो 3 कलर्स का है ये होगा। और बताता चलूं कि तालिबान ने लोगों पे तशद्दुद भी किया है, लोगों पे फायरिंग भी की है, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें पूरे अफगानिस्तान से जो हमारे साथ जो इंफॉर्मेशन है 3 सहाफ़ी निगराहार में उनको मारा गया था, हेलमंद में मारा गया था, काबुल के अंदर सहाफ़ियों पे तशद्दुद किया गया है। ये वो चीजें हैं जो तालिबान को आगे चलकर उनको खिलाफ एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इनको चाहिए कि लोगों को जी अनीस, ये जो आप कह रहे हैं लोग बाहर निकले हैं और एहतजाज कर रहे हैं, इनकी तादाद कितनी है? क्या इतनी तादाद है कि वो असरअंदाज हो सके हुकूमत साजी के ऊपर जो भी तालिबान ने करनी है, या आपको लगता है कि नहीं एक मखसूस तबका है, कम लोग हैं? इस हवाले से क्या अपडेट? नहीं, देखिए मखसूस तबका तो आवाम है, अभी तो मखसूस तबके खत्म हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है वो नहीं है अफगानिस्तान के अंदर। जो बड़े बड़े यहाँ पे पार्टीज थे उनके सरबराहान जो है तालिबान के साथ मसरूफ है। ये अवाम थे, ये आम लोग थे, इसमें कोई पार्टी की क़ियादत और ज्यादा तादाद में थे, बड़ी तादाद में थे,
बहुत बड़ी तादाद में थे। अगर मैं ये कहूँ कि निंगरहार में आप देखिए कितनी बड़ी तादाद थी, मुख्तलिफ अजला से लोग जलालाबाद शहर आए थे। इसी तरह काबुल के अंदर शहर में भी बहुत लोग जो है वो इकट्ठा हुए थे, मुख्तलिफ लोग थे। इसमें ऐसा नहीं है कि एक मखसूस। तो अनीस, जब भी इस किस्म का एहतजाज होता है कोई ना कोई हुकूमती एहलकार आके उनसे मुज़ाकरात करता है या बात करने की कोशिश करता है ताकि सिचुएशन को सेटल डाउन किया जाए। आपने कहा कि इस एहतजाज को रोकने की कोशिश की गई और आपके मुताबिक तालिबान ने तशद्दुद भी किया, तो क्या बातचीत का रास्ता नहीं अपनाया गया? कोई तालिबान का वफ्द, कोई क़यादत वहाँ पे पहुंची हो जिसने मुजाहिरीन से बातचीत की हो मामलात के हल के लिए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि अभी तक तालिबान की कोई सेटलमेंट है नहीं। अफगानिस्तान के अंदर जो एहतजाज करना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन के लिए कोई नहीं है। आप जब मुज़ाकरात करते हैं तो मुज़ाकरात करने के लिए अभी तक कोई इदारों में मौजूद नहीं है। मैंने कहा कि सिस्टम अभी चल नहीं पा रहा, इनके इदारों में लोग मौजूद नहीं है, तालिबान की क़ियादत इदारों में मौजूद नहीं है ताकि उनके साथ मुख्तलिफ चीज़ों पर बात। आवाम चाहती है कि हम तालिबान को हालात से आगाह करें, क्योंकि तालिबान जो थे 20 साल इस सिस्टम से बाहर थे। अगर इस सिस्टम को अगर फिर सिफर से शुरू करेंगे तो अफगानिस्तान फिर 20 साल पीछे जाएगा। ऐसे तो नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन 20 सालों में जो है एक बहुत बड़ा नस्ल जो है वो ग्रोथ, नई जनरेशन आ चुकी है। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो झंडे वाला मामला है ये बहुत ही अहम मामला है, ये इंतहाई अहम मामला है जिस तरह आप बता रहे हैं। तो क्या ये हल हो पाएगा? चूंकि तालिबान के लिए अपनी आइडेंटिटी, उनका अपना परचम है, वो भी उनके लिए जरूरी होगा डेफिनेटली, और उन्होंने फोर्सफुली, चूंकि वो हुकूमत में भी आए हैं तो उनके लिए कॉम्प्रोमाइज भी मुश्किल होगा, नंबर 1। लेकिन दूसरी जानिब आपका ये कहना है कि अवाम नहीं चाहती कि अफगानिस्तान का जो 3 रंग का झंडा है उसको तब्दील किया जाए, तो ये मामला जाएगा किस जानिब? बीइंग जर्नलिस्ट आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो तालिबान है या हमारा इस्लामी है वो एक ग्रुप है, वो एक पार्टी है, और इस पार्टी की जो आइडेंटिटी है वो उसका अपना एक झंडा मौजूद है। जो अफगानिस्तान का झंडा है ये 100 साल पुराना झंडा है जो गाजी अमान अल्लाह खान ने तरतीब दिया था, लेकिन वक्तन फवक्तन उसमें चेंजेस आई थी, लेकिन ऐसी चेंजेस नहीं आई थी जिसके कलर्स में चेंजेस आए हो या जो उसका लोगो है उसमें चेंजेस आई हैं। अगर आप अफगानिस्तान का झंडा देखें और उस पर जो लोगो मौजूद है, अल्लाह अकबर उस पर मौजूद है, उस पर जो है मस्जिद मौजूद है, उसमें मेहराब मौजूद है, तो ये सारी जो इस्लामिक आइडेंटिटी है अफगानिस्तान की, वो सारी जो निशानी है वो उस परचम पे और झंडे पे जो है मौजूद है। लेकिन अगर आप 100 साल का जो झंडा है उसको हटाएंगे और जो 20 साल का एक झंडा है उसको आप लहराएंगे तो जाहिर बात है कि अफगानिस्तान की जो तारीख है और उसको आप मसख करेंगे। और अवाम को लग रहा है कि शायद ये झंडे का नहीं एजेंडे का मसला है जिस पे इस वक्त वो एहतजाज भी कर रहे हैं। खैर अनीस, थैंक यू वेरी मच फॉर अपडेटिंग अस। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया काबुल से, और ग्राउंड रियलिटी इस वक्त आपके मुताबिक वो आपने हमें बताई सूरत हाल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा निज़ाम चल नहीं पा रहा है, निज़ाम हुकूमत वज़ा नहीं है, इदारे बने नहीं हैं, तो इस वक्त एक खौफ की सी भी सूरत हाल है और मईशत भी तकरीबन रुकी हुई है। खैर इस पर अपडेट आपको जो भी हैं वो पहुंचाते रहेंगे। अल्लाह करे कि निज़ाम जल्द बेहतर हो। हमारी बेस्ट विशेज़ हमारे अफगानी पड़ोसियों के साथ हैं कि अल्लाह करे कि मामलात बेहतर हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ महंगाई के हवाले से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल अवाम पर महंगाई के लिहाज से काफ़ी भारी रहे। महंगाई के सुनामी ने ना सिर्फ गरीब अवाम का जीना महाल हुआ, बल्कि सफ़ेद पोश तबका भी इससे बुरी तरह मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को आए हुए 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान महंगाई का ग्राफ मुसलसल ऊपर की तरफ ही गया है। ये बात दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने हर खिताब में अवाम से हमदर्दी का इजहार भी करते हैं, महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से जो दरपेश मसाइल हैं उनका जिक्र भी करते हैं और हर बार अवाम को रिलीफ देने की बात भी करते हैं। वज़ीर आज़म खान साहब ने तो ये भी कह दिया कि महंगाई की वजह से उनको रात को नींद नहीं आती, लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों से महंगाई गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रही है और कंट्रोल में आने की बजाय मुसलसल बढ़ रही है। बिल्कुल, इस मामले में मैं और वज़ीर आज़म साहब सेम फीलिंग शेयर करते हैं। मुझे भी नींद नहीं आती, बिल्ली इतने ज्यादा आते हैं, क्या करें। अब तो सिर्फ बिल आते हैं, झटके आते हैं, नींद नहीं आती। खैर ये आपने कहना होता है ना, लाजमी है। अच्छा जी, वफाकी इदारा शुमारियात ने हुकूमत की 3 साल जो कारकर्दगी है, वैसे हुकूमत ने 3 साल कारकर्दगी पे एक तकरीब करने का भी फैसला किया। आज की खबर ये भी है कि वो बताएंगे कौम को कि उन्होंने क्या किया। थोड़ा सा हम बता देते फिर वो खुद बता देंगे। आदादो शुमार जो इदारा शुमारियात ने जारी किया, इसके मुताबिक 3 साल में चीनी औसतन सिर्फ
50 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई है। घी सिर्फ 179 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ है। आटे के 20 किलो का थैला सिर्फ 362 रुपये महंगा हुआ है, सिर्फ 362 रुपये 20 किलो का। और इसी अरसे में दाल की कीमतों में फ़ी किलो तकरीबन सिर्फ 96 रुपये इजाफा हुआ है, ज़्यादा नहीं। और पीटीआई हुकूमत में गैस और बिजली की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल रही हैं माशाल्लाह। खैर, बिजली के फ़ी यूनिट चार्जेस की हम अगर सिर्फ बात करें तो ऑलमोस्ट 6 रुपीज़ पर यूनिट का इजाफा इसमें हुआ है। इसी तरह एलपीजी गैस 530 रुपये फ़ी सिलेंडर इसके अंदर इजाफा हुआ है। अद्वियात की बात करें तो ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ 400% इजाफा हुआ है, 400% इजाफा हुआ है बिजली जो मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतें हैं। आप कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाएं? इकॉनमी एक्सपर्ट हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं, उन्हीं से हम पूछ लेते हैं। और अगर वो गीत है तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम मुझे लगता है शहजाद भाई आपका और मेरा गम एक जैसा है, आपका और अवाम का और हमारा गम एक जैसा है। लेकिन बीइंग एन इकोनॉमी एक्सपर्ट, आप 3 साल कारकर्दगी को महंगाई के तनाजुर में कैसे देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है। ये जो महंगाई होती है ये एक शेयर की हैसियत रखती है जो है किसी भी पॉलिटिकल इकोनॉमी, या ये कह लें कि जी एक आम आदमी के लिए जो वोट करता है जो है हुकूमत के लिए, और उस हुकूमत के लिए भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि इस बेसिक जो है वो इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए। कहीं भी दुनिया में खासकर डेवलपिंग इकोनॉमीज में जहाँ पे जो है पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो इसी चीज़ को देखती हैं कि आम आदमी के लिए महंगाई कितनी कम हो और उसके रोजगार के मौके ज़्यादा हों, ताकि उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी की तरफ उसको ले जाया जा सके, उसकी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जा सके। और यहाँ पे पाकिस्तान में लास्ट ना सिर्फ 3 सालों में बल्कि अगर आप पिछले 15 सालों में देखें तो महंगाई में काफ़ी इजाफा होता आया है। और कुछ ऐसे साल आए थे पिछले, अगर आप 2013 से 15 से इनफैक्ट 16-17 की बात करें तो महंगाई में कमी हुई थी, बट उसके भी कुछ रीजंस थे। और अभी भी अगर लास्ट 3 साल देखें तो महंगाई की शरह डबल डिजिट से होते होते अब जाके अभी भी डबल डिजिट्स में जो है तकरीबन है, बट ये कि रफ्तार में कमी हुई है, महंगाई में कमी नहीं हुई। लेकिन दो अलग अलग चीजें कि रफ्तार ये है कि हर साल 10% से महंगाई बढ़ती रहे, तो 10% की रफ्तार है। अगर हर साल 9% से बढ़ेगी, हर साल 8% से बढ़ेगी, तो वो 10 से रफ्तार 8 पे आ गई है, महंगाई में कमी नहीं हुई। तो महंगाई में कमी का मतलब ये होता है कि प्राइसेस में जो है वो डिक्लाइन आए और महंगाई की शरह में जो है वो शरह नेगेटिव हो जाए। तो देखें, यहाँ पे एक बड़ी वजह रही है महंगाई की, वो रही है फूड। तो पिछले को 3 सालों की अगर हम बात करें, खासकर 2 सालों की बात करें, फूड इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और वही सबसे बड़ी, एक तो देखिए महंगाई इन जनरल इजाफा होता है तो सबको इम्पैक्ट होता है, लेकिन फूड में अगर इजाफा होता है तो एक आम आदमी को, एक सबसे निचला तबका हमारा गरीब गुरबा जो है बेचारे, उनको सबसे ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट होता है। और फूड देखें बेसिक है, अगर खाने पीने की अशिया में अगर कमी नहीं होगी तो एक आम आदमी के जो है वो बेसिक जो उसकी सैलरी है या बेसिक जो उसकी इनकम है उसका ज्यादातर हिस्सा इस तरह जाता रहेगा। एक सर्वे के हिसाब से अगर आप देखें तो तकरीबन मेरे ख्याल में 2 साल पहले कोई 30% तक हिस्सा जो है एक आम आदमी की जो है मिडिल क्लास कह लें, उसकी जो तनख्वाह होती थी वो 30% हिस्सा फूड में जाता था। अभी तकरीबन 45% हिस्सा फूड में जाता है सर। अब की कीमतें अलग हैं और उसके अलावा एजुकेशन जो है वो एक आम आदमी साहब, ये जो फिर 3 साल कारकर्दगी है हुकूमत की, इसमें हुकूमत आपके ख्याल में, बीइंग एन एक्सपर्ट, आप भी काफ़ी अरसे से ऑब्वियसली हम आपको टीवी स्क्रीन पे भी देखते हैं और आपने सवाल की रिसर्च भी है, क्या बताने जा रही है? क्योंकि गवर्नमेंट क्रेडिट ये ले रही थी कि शायद, और हम भी इस पे बात कर रहे थे, इनफैक्ट आप भी बात कर रहे थे कि माइक्रो लेवल पे आम आदमी तक फवायद नहीं पहुंचे, लेकिन मैक्रो लेवल पे कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं। माँ सिवाय कंसिस्टेंसी जो हमने रेमिटेंसेस के अंदर देखी, जो बाहर से पैसे पाकिस्तानीज भेजते हैं, ओबियसली उनका एक एतमाद है, इमरान खान साहब वहाँ पे मकबूल भी हैं, वो ज़्यादा बेहतर इस हुकूमत को समझते हैं, उसमें ज़रूर बेहतरी आई, लेकिन बाकी जो मैक्रो लेवल पर भी चीज़ें बेहतर हुई थी, माँ सिवाय उस एमनेस्टी के जो हमने दी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को और थोड़ा उसके अंदर हमने चीज़ें बेहतर हुई, हमें कुछ खास उसमें भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो ये 3 साल की कारकर्दगी में फिर क्या है जो हुकूमत बता सकती है आपके ख्याल में? देखिए, बताने को तो बहुत कुछ होता है, आपको पता है। नैरेटिव अगर आप अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे तो वो तो कोई भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। और गवर्नमेंट ने डेफिनेटली पिछले 3 सालों में कुछ चेंजेस भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो है एक तरफ एक तरफा जो है वो सिचुएशन रही है, ऐसा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो मैक्रो, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, लेकिन देखिए मैक्रो का क्या फायदा होता है? अगर मैक्रो से मुराद ये है कि आपकी जो है महंगाई इज मैक्रो ऑल्सो, इंटरेस्ट रेट्स इज मैक्रो ऑल्सो, और अगर आपकी बिजली की कीमतें हैं या एनर्जी की सिचुएशन है वो मैक्रो भी है, ऐसा नहीं है कि उसे माइक्रो है।
लेकिन देखें मैक्रो का इम्पैक्ट ये होता है कि अगर जीडीपी में इजाफा हो रहा है, ग्रोथ बढ़ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट भी आता है उसका। वो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट अभी आना है, अभी नहीं आया। पहले जो है 1.5 साल जैसे गवर्नमेंट खुद का स्टेबलाइजेशन का पीरियड था वो सही है, 1 साल 1.5 साल स्टेबलाइजेशन का पीरियड था। इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ाए गए जो कि शायद हाइंडसाइट में आप देखें तो ठीक नहीं था। और रुपये को बहुत ज्यादा जो है डिवैल्यू किया गया, रुपये की कदर में बहुत ज्यादा कमी हुई। उसकी वजह से भी महंगाई का एक जो है तूफान हमने इम्पोर्ट किया, बाहर से आया, क्योंकि हम इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी रहे हैं और अभी भी काफी हद तक है। तो जो भी हम लेते हैं चीजें वो बाहर से ज्यादा आती है, जैसे ऑयल हो गया और दूसरी जो है इवन अब तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट बाहर से मंगवा रहे हैं, बीट, शुगर, ये भी सारी बाहर से आई है। तो देखिए पॉइंट कि महंगाई में ही ट्रांसलेट हुआ है सब कुछ। अगर मैक्रो स्टोरी में बेहतरी हुई है तो वो अब थोड़ी सी ग्रोथ आना शुरू हुई है, ये अच्छी बात है। ये आगे जाके अल्लाह करे कि इस तरह से कंटिन्यू हो। दूसरा, हमारे यहाँ जो है करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी हुई, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। बैंकरप्सी की तरफ हम जा रहे थे और IMF का प्रोग्राम लेके और फिर हमने स्टेबलाइज किया, लेकिन अब हमें ग्रोथ की जरूरत है। देखिए ग्रोथ से महंगाई, आप बताएं मुझे, अगर आपके पास चॉइस हो कि महंगाई सिर्फ हो या ग्रोथ और महंगाई हो, तो दोनों में से क्या चूज करेंगे? तो मेरे ख्याल में ग्रोथ और महंगाई ज्यादा चूज करेंगे आप, बनिस्बत इसके कि सिर्फ महंगाई हो। पिछले 1.5-2 सालों में सिर्फ महंगाई होती रही थी, ग्रोथ नहीं थी। अब ग्रोथ आना शुरू हुई है, महंगाई रहेगी। आप क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में फूड की प्राइसेस अभी भी ऊपर हैं। शुक्र है कि ऑयल थोड़ा सा नीचे आया है, अभी लास्ट 2 डेज में कुछ $8-10 टूटा है ऑयल, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हम प्रोएक्टिव नहीं है, हम बस इंटरनेशनल फोर्सेस डिपेंडेंट है। ऑयल नीचे आ गया तो हम बेहतर हैं, ऑयल ऊपर चला गया तो हमें फिर अगर हम प्रोएक्टिव होते तो हम उस वक्त जरूर फायदा उठाते खुरम, जब आपको मालूम है ऑयल प्राइसेस बहुत कम थी, हमारे पास अच्छी ऑफर्स भी मौजूद थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको नहीं मटेरियलाइज कर पाए। अब अगले 2 साल का थोड़ा सा मैं, क्योंकि 4th ईयर इलेक्शन ईयर और मुझे जो 5th ईयर सॉरी, मुझे किसी भी हुकूमत के 5वें साल से खुरम शहजाद साहब बहुत डर लगता है, क्योंकि उसमें जिस तरह से फंड्स इस्तेमाल होते हैं और जिस तरीके से वो एक बेहंगम किस्म की तरक्की दिखाने की कोशिश करती है हर मुंतखब हुकूमत, शायद हर जमहूरी हुकूमत में ऐसा होता होगा, आई कांट से, बट कम से कम अपने सिस्टम में तो ऐसा ही है। तो उसको तो मैं कंसिडर नहीं करता। लेकिन हम अगर आपसे आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लें, अगला जो अरसा बाकी है जो टाइम स्पैन गवर्नमेंट के पास, तो डू यू रियली थिंक कि वो माइक्रो लेवल के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा और आवाम की जिंदगी थोड़ी सी आसान होगी? आपको लगता है इंटरनेशनल सिनेरियो को भी देख के जरा अगर आप कमेंट कर पाए। देखिए, जहाँ तक आखिरी साल का ताल्लुक है तो ये आप मेरे ख्याल में भूल जाएं कि जो है बहुत ज्यादा कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हमें करने थे और जो हमें करने हैं। देखें, मैं आपको थोड़ा सा एक नंबर बताता हूँ कि हमारी जो ग्रोथ है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर आप नहीं करते, यानी कि गवर्नेंस ठीक नहीं करते, आप जो है अपने जो है फिस्कल रिफॉर्म्स नहीं करते, अपने रेवेन्यू से लेकर उनका जो इस्तेमाल है उनको ठीक नहीं करते, और आप जो एनर्जी रिफॉर्म्स नहीं करते, जिसमें आपके एक इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी का जो बैकबोन होता है वो एनर्जी होती है, उसका अभी तक हमने जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए, तो ये सब नहीं करेंगे तो आपके यहाँ 1.5-2% ग्रोथ पे ही आप सस्टेन करेंगे। लेकिन अगर आप ये रिफॉर्म्स करते हैं, और ये मेरे ख्याल अगले 2 साल में इतना आसान होगा, अगर करते हैं तो फिर आपका जो ग्रोथ रेट है वो 4 से 6-7 हो सकता है। आज भी देखें, अगर आप 4% पे पहुंचते हैं तो आपका करंट अकाउंट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। 2 साल जो अगले हैं बहुत क्रूशियल हैं। गवर्नमेंट को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे काम करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये सोचती है कि हम हो या ना हो, आगे आने वाली गवर्नमेंट या कोई भी और दूसरा आता है या हम ही कंटिन्यू करते हैं, हमें एक अच्छा जो है स्टार्ट दोबारा मिले और नए तरीके से हम बेहतर की तरफ जा सके, ग्राउंड मिले, तो मुझे नहीं लगता कि 2 साल में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इतने आराम से हो पाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट को इस पे सोचने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच खुरम शाह, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग इतने इंपॉर्टेंट इस पे हमारे साथ डिस्कशन की और यही कहा कि अगले 2 साल गवर्नमेंट के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा, तभी हम ग्रोथ को बेहतर कर सकते हैं। इसी रोड पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। आए हुए हैं, आगे बढ़ने में कोशा हैं। ये बात हम रोज़ बरोज़ इसलिए करते हैं ताकि बहुत सारे लोगों को सामने लाया जाए, बहुत से लोगों को आगे आने का हौसला दिया जाए। आए दिन कोई ना कोई नौजवान पाकिस्तानी जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ शोबे में न सिर्फ पाकिस्तान का परचम बुलंद करता नजर आता है बल्कि खबरों की जीनत भी बनता है। ऐसी ही एक रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा हैं अनूशे अंजुम। आपने पढ़ा होगा इनके बारे में और सुना भी होगा। अमरीका में कायम ऑनलाइन समर साइंस प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया और 2021 सेशन के दौरान बायोकेमिस्ट्री में रिसर्च करके, तहकीक करके इदारे और पाकिस्तान के नाम एजाज हासिल किया। बिल्कुल, इस रिसर्च में फसलों की हिफाजत के हवाले से इनकी रिसर्च थी, जिसमें अनूशा ने 5 हफ्ते और 300 घंटे काम किया और फंगल पैथोजन से एक एंजाइम का मुतालबा करने के लिए गैलीलैब टेक्निक और मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए फंगस से फसलों की हिफाजत के लिए एक छोटा सा मॉलिक्यूल रोकने वाला डिजाइन तैयार किया और 35 तलबा में पहली पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। इस अनूशे हमारे साथ मौजूद हैं। अनूशे, हम आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप?
नहीं, आपका थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया। मैं बिल्कुल सही हूँ। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अनुशे बहुत बहुत मुबारकबाद, इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट, और एज अ गर्ल मुझे लगता है ये अचीवमेंट की खुशी और ज़्यादा डबल हो जाती है। सो अपने इस थोड़े से प्रोग्राम के हवाले से, समर साइंस प्रोग्राम के हवाले से, हम आपको जानना चाहेंगे कि क्या प्रोग्राम होता है और इसके अलावा आपने इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट किया, और फिर आपने तो प्राइज़ जीता ही। बिल्कुल। तो एसेंशियली ये कंपटीशन नहीं है, ये एक बहुत रिगरस रिसर्च प्रोग्राम है। मुझे बचपन से ये रिसर्च का बहुत शौक था। इनफैक्ट मुझे अपने स्कूल में प्री नर्सरी में लिटिल मटिल्डा बुलाते थे, बिकॉज बाय द टाइम मैं स्कूल में एंटर हुई तो मैं फुल नॉवेल्स पढ़ रही थी, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब हैं वो उनको बुक रीडिंग का बहुत शौक था, तो उन्होंने मुझे अपने साथ लगा लिया। एंड जब बाकी ABC सीख रहे थे तो मैं हिस्ट्री ऑफ गॉड बाय कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग पढ़ रही थी। तो ऑफन टाइम्स मेरी टीचर्स को पता नहीं होता था कि उन्होंने करना क्या है मेरे साथ, तो दे वुड यू नो सेंड मी टू द बैक ऑफ द क्लास कि बेटा आप जाके ड्राइंग करें। तो उस अपब्रिंगिंग की वजह से मेरे अबू, आई एम अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड, तो मेरे अब्बू को बहुत स्क्रूटनी मिली सोसाइटी की तरफ से। ऑब्वियसली जी आप बेटी के ऊपर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं, और ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत अगली फैसेट है जिसके ऊपर कभी शाइस्ता गुफ्तगू हम करते नहीं है, या तो काउंटर प्रोडक्टिव बात होती है या बात नहीं होती। खैर, एज आई ग्रू अप, जब मैं सेकंड ग्रेड में आई तो मेरे अब्बू ने मुझे लैपटॉप ले दिया, उन्होंने मुझे गूगल स्कॉलर सिखा दिया। उन्होंने बोला बेटा अब आपने मेरे से सवाल नहीं पूछना, आपने गूगल करना है। तो उससे माई लव ऑफ रिसर्च, यू नो, वो इट केम टू बी। एंड आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम आई टर्न 12 तो आई जॉइन द न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेज, मेरी वहाँ सिलेक्शन हुई। फिर उसके बाद मेरी McGill समर एकेडमी में सिलेक्शन हुई, और फिर उसके बाद पायनियर एकेडमिक्स में मैंने एक 28 पेज रिसर्च पेपर लिखा न्यूरो साइंस के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल आई वाज एबल टू वर्क ऑन अनदर 28 पेज रिसर्च पेपर ऑन फंगिसाइड्स, तो ऑन फुल स्कॉलरशिप। तो दैट वाज अ बिग डील फॉर मी। That truly is। और पाकिस्तान में बड़ी ज़रूरत भी है, जो आपका रिसर्च पेपर है, जो आपका मौजू है तहकीक का, इसकी बड़ी ज़रूरत है, जो कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो ज़री मुल्क है, लेकिन यहाँ पे रिसर्च ना होने की वजह से ना तो हम उस तरह की यील्ड हासिल कर सकते हैं, और ना उस तरह से हंगर को फाइट कर सकते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। थोड़ा सा हमें इस रिसर्च को बताइए, आपकी क्या फाइंडिंग्स थी इस रिसर्च में जिसने इंस्पायर किया और आपकी रिसर्च को बेहतरीन करार दिया गया? So $215 billion वर्थ ऑफ जो क्रॉप्स हैं वो आपके डिजीज़, जो फंगल डिजीज़ होती हैं उसकी वजह से वो अफेक्ट होते हैं। अब हमारी दुनिया में वर्ल्ड हंगर तो पहले ही एक इशू है, एंड बिकॉज ऑफ ऐसे फंगल डिजीज़ और ज़्यादा इशू बन जाता है। तो उसके अंदर एसेंशियली जो मेरे 35 जो टीममेट्स थे, हमें उन्होंने फर्दर डिवाइड किया 3-3 की टीम्स के अंदर, और उसके बाद उन्होंने हमें एक फंगस पकड़ा दिया कि आपने इसके ऊपर काम करना है। तो जो हमारी टीम को मिला हुआ था, इट वाज कॉल्ड द मैग्नापोर्थ ओराइजे फंगस, और उसको राइस ब्लास्ट फंगस भी कहते हैं, जो पाकिस्तान में भी है। जहाँ जहाँ चावल उगते हैं वहाँ आपको राइस ब्लास्ट फंगस मिलता है, और इसकी वजह से 50% ऑफ जो राइस ईटर्स होते हैं वो इसकी वजह से देयर फेसिंग अ लॉट ऑफ लॉस। अच्छा। तो उस हिसाब से फिर उस हिसाब से हम लोगों ने ये किया कि अब आपके जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, उसकी बनने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। आप वो देखते हैं कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है इस पेस्ट के अंदर, इस फंगस के अंदर, जो इसके लिए एसेंशियल है, जो इसकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। अब ऐसे तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब आपने एक ऐसा ढूंढना होता है जो उस प्लांट के अंदर मौजूद ना हो। तो जो हमने चूज किया था, इट इज़ ए प्रोटीन फॉस्फेटेज, जिसको CDC14 कहते हैं। तो CDC14 का एसेंशियली इन लेमन्स टर्म ये काम होता है कि वो उसकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो उसमें काम होता है, तो उसकी जो सेल डिवीजन होती है। तो अगर सेल डिवीजन नहीं होगी तो आपका फंगस स्प्रेड नहीं कर सकेगा। तो फिर उसके बाद हमने बेसिकली एक एंटी फंगस बनाया। हमने उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए हमने एक एंजाइम बनाया जो उसको अगेन इन लेमन्स टर्म खा जाता है। और इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपको खुद उसकी प्रोटीन की कोडिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें पाइथन सिखाया गया। फिर उसके बाद जो होमोलॉजी मॉडलिंग थी उसके लिए देयर इज दिस वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर जिसका नाम मो है।
वो सीखना पड़ा एंड दैट इज़ वाई ऑल्सो वो जो 300 आवर्स वाली जो बात है दैट इज़ 300 ऑफिशियल आवर्स। हम लोग दिन में 22 घंटे लैपटॉप पे कंटिन्यूसली काम कर रहे होते थे, तो यू नो ऑफन टाइम जो 2 एक्स्ट्रा घंटे होते थे उसमें सोचना पड़ता था कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। एग्जैक्टली जिस तरह से आपने अब इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया। हाँ वैसे वाकई आपने किया होगा, हम सुन रहे थे और हमने समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। बट अनुषे एज अ गर्ल मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपने जिस तरह से अभी आपने कहा कि आपके वालिद साहब जब आपको आपकी जब परवरिश कर रहे थे, आपको बड़ा करते थे, बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और बेटियों को लेकर स्पेसिफिकली। अब क्या लगता है जो पेरेंट्स इतने सपोर्टिंग होते हैं और फिर लड़कियां जाकर और प्रूव करती हैं कि जिस तरह से हमारे वालिदैन ने हम पे इन्वेस्ट किया या हमारे साथ एक रखा सिस्टम, वो अगर पे करे तो फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलती है और आपको देखकर तो बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर हो रही होंगी। बिल्कुल, और बाय द टाइम आई केम बैक फ्रॉम एसएसपी ना मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे मुल्क में लड़कियों के लिए इतने रिसोर्सेज नहीं हैं जितने होने चाहिए। यू नो अगेन बहुत गंदा फैसेट है हमारी सोसाइटी का कि हम लड़की को कमतर समझते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेज, हमारी कंप्लायंस के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अब रिसेंटली नज़र आना शुरू हो गए, जो केसेस सामने आ रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट मेरा तो यू नो खून उबल गया ना, आई वॉज वेरी एंग्री। तो मैं और मेरी दोस्त हम लोग बैठे हुए थे, अदीन है उसका नाम है, हम लोग बैठे हुए थे और हमने डिसाइड किया कि हम एक NGO स्टार्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई आल्सो एम द फाउंडर ऑफ एन NGO, इट्स कॉल्ड बहना पाकिस्तान। और उसमें हम लोग हाई स्कूल स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ हम इंटरेक्ट करवाते हैं, फीमेल्स को। और उस तरीके से होता है कि अगर किसी बच्ची को बायोकेमिस्ट्री में जाना है तो देयर इज एन अंडर ग्रेजुएट बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट उसको गाइड कर सकता है। एक तो आपकी अपनी रिसर्च और सर्विसेज बड़ी कमाल हैं और जिस तरह के आपने कहा कि आपने एक इनिशिएटिव भी लिया है एक NGO की सूरत में कि आप सपोर्ट करेंगे खवातीन को जो कि आपकी राह पे चल सकती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जरूर अनुषे को सपोर्ट कीजिए कि इनको ढूंढिए और इनकी NGO को ज्वाइन कीजिए ताकि आप भी इस अमल का हिस्सा बने, इस पर बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच अनुषे। इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट किसका? फ्लैग्स का। बिल्कुल, और फ्लैग्स हम आपको दिखाते हैं ऑफर ऑन फ्राइडेज और इस वक्त आपकी मुलाकात करवाएंगी सना हुमायूं, इस्लामाबाद की वाहिद ऑर्गेनिक मार्केट के एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर लोडो से, जिनका ताल्लुक नॉर्वे से है लेकिन वो इस्लामाबाद में इस मार्केट को ऑपरेट कर रहे हैं, इसको मेंटेन कर रहे हैं। कितना चैलेंजिंग है और कितना इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आज के फ्लैग्स में। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं और आपको वेलकम कहती हूँ फ्लैग्स की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में। और आज की एपिसोड एक्साइटिंग होने के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आउटडोर में बैठी हूँ। दिस इज़ एन ऑर्गेनिक फॉर्म और मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते हुए ख़तरात एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग एक गेम चेंजर का रोल प्ले कर रही है। दुनिया भर में तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छे पैमाने पर इंट्रोड्यूस हो चुकी है, लेकिन अभी पाकिस्तान में इसका रुझान इतना ज़्यादा नहीं है। इसी बात के पेश नज़र हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानियों में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर अवेयरनेस पैदा हो और अपने घरों में हम किस तरह से सब्जियां खुद उगा सकते हैं इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद फार्मर मार्केट के एडमिनिस्ट्रेटर हु हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम नॉर्वे। उन्हीं से जानते हैं कि व्हाट ब्रिंग्स हिम हियर और यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वो क्या रोल प्ले करें। हेलो एंड वेलकम टू दिस फार्म एंड वेलकम टू पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आने पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं यहाँ बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। So if we are saying organic, so what do we mean it? So मेरे देखने वालों के लिए बताइए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक खाना क्या है? This organic vegetable or organic food. Right. So organic food is basically natural food. You know. हम आम तौर पर ऑर्गेनिक खाने को कुदरती खाना कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम फल, सब्जियों और पौधों की अफजाइश कुदरती माहौल में करते हैं। इसमें हम किसी खाद या केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि सब्जियों और फलों को उगाने के लिए कुदरती और रिवायती तरीकों का ही इस्तेमाल किया जाए। आप एक दफा इन सब्जियों को इस्तेमाल करके देखें, आपको अंदाजा होगा कि सनती और प्रोसेस्ड खाना आपके लिए कितना नुकसानदेह है। Has been affected from compared to organic food like what we grow here. So you're the administrator of the only Pakistani. आप पाकिस्तान की वाहिद फार्मर मार्केट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हमें ये बताएं कि इन फल सब्जियों की मार्केट में क्या डिमांड है? In the market available.
So when I took over the market in October of last year, हमारी मार्केट में 8 वेंडर्स मौजूद हैं। इसमें कुल 27 स्टॉल्स हैं। हफ्ते की सुबह मार्केट में 300 से ज्यादा लोग खरीदारी के घर से आते हैं। a little bit over 300 people per Saturday morning coming to the market. Wow, it's getting interesting and interesting. And now I ज़बरदस्त। मैं इस फार्म को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। इसके बाद मैं इस फार्म के मालिक कासिम साहब से भी बात करना चाहूँगी। So I think we should go. Absolutely. Let me show you around and introduce Sure. you to Kasim. This is Italian basil. Okay. You know, ये तुलसी के पत्ते हैं। ये पत्ते खाने में बहुत इस्तेमाल होते हैं। आप यहाँ देख रही होंगी कि ये पत्ते किस तरह कुदरती माहौल में लगे हुए हैं। यहाँ आपको मुख्तलिफ किस्म के फूल, घास और दरख्त नजर आ रहे हैं। हमारा मानना यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में तमाम पौधे एक दूसरे की ग्रोथ में किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर इन फूलों के पीछे मक्खियाँ आती हैं और ये मक्खियाँ तुलसी के पत्तों के लिए माहौल को आलूदगी से पाक करती हैं। ये दरख्त माहौल से नमी लेकर इन पौधों को ज़ेरे ज़मीन पानी देते हैं। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक जंगल की मानिंद होती है। पौधों की सही अफजाइश ऐसे नेचुरल माहौल में ही होती है। if this plant was growing in nature, this is what it would look like. You know, it would grow next to that. Oh, wonderful. That's one thing I learned about organic. इसका मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग Yeah. खूबसूरत कुदरती माहौल के गिर्द की जाती है। Right. Exactly. that's Exactly. okay. Can I show you some Sure, other things? sure, Yes. please. So tell us about this cherry tomatoes. So here, these cherry tomatoes are grown in what is called चेरी tunnel. टोमेटोज की अफजाइश इस तरह टनल बनाकर की जाती है। ये एक किस्म का ग्रीन हाउस है। आमतौर पर सब्जियों की अफजाइश जरा एहतियात से की जाती है। बार बार आपको टेम्परेचर चेक करना होता है। इन्हें मुख्तलिफ जानवरों से दूर रखना पड़ता है। यहाँ बेशतर किसान बड़े टमाटर उगाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जिनका जायका चेरी टोमेटोज की निस्बत इतना अच्छा नहीं होता। चेरी टोमेटोज को बच्चे स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं। चेरी टोमेटोज की डिमांड बहुत ज्यादा है। Is very, very popular to grow. I would like to know, are people really accepting the idea of cherry? हमारे लोग चेरी टोमेटोज को कितना पसंद करते हैं। यहाँ तो बड़े टमाटरों की ज्यादा Yeah. डिमांड है। Now, once you tell them use cherry tomatoes, Yeah. so how does it change the whole idea of cooking and? So to produce tomatoes is mostly about water. टमाटर में पानी ज्यादा होता है। आम टमाटर में खाद और केमिकल के इस्तेमाल की वजह से इसका जायका खराब हो जाता है। चेरी टोमेटो का जायका ही अलग है। Tomato, you know, an organic cherry tomato, you will have the flavor. आपको वाज़े फर्क महसूस हो रहा होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि क्या आप नहीं जानना चाहते कि जो टमाटर आप खा रहे हैं वो कहाँ से आया है? Brought to the market and eaten. This tomato you just took off the vine here. Yeah, you know, Is it expensive? बाकी टमाटरों की निस्बत क्या ये ज्यादा महंगा है? Tomatoes So there are things. Yes, it is. You know. जी हाँ, ये ज्यादा महंगा है, लेकिन ये हकीकी खाना है। यकीनन ये डॉक्टर और दवाइयों के बिल से ज्यादा महंगा नहीं है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो फल सब्जियाँ बाजार से खरीदते हैं उसमें से 10 या 15% किसान को देते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सब्जियों को खरीदने से 90% पैसे आप डायरेक्ट किसान को दे रहे होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप अपनी गाड़ी में अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल डलवाएं तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। But it's the same thing. In your car, you put good fuel in your car, so your car goes well. Well, this is good fuel you for your might body. eat less, but you कम खाएं लेकिन सेहतमंद ग़िज़ा खाएं। आइए आगे चलते हैं। parts of the farm. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऑर्गेनिक नर्सरी के सामने, जहाँ पर कुछ फसलें अभी तैयार की जा रही हैं, जिस पर लूडो अभी मुझे बताने वाले हैं कि ये किस तरह से सीड्स तैयार किए जाते हैं और किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए फसल तैयार की जाती है। सो लूडो, tell us about this organic nursery you have here. So to grow vegetables, you need seeds and you need. सब्जियों को उगाने के लिए आपको बीजों की जरूरत होती है। यहाँ हमारे बीज तैयार किए जाते हैं। ये बीज मौसम सरमा के लिए तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से बेशतर सलाद और सब्जियों के बीज हैं। इस प्रोसेस के बाद ये बीज हमारे इस टनल में बो दिए जाएंगे ताकि इनकी मुकम्मल ग्रोथ हो सके।
and then they will be transplanted into our tunnels there to grow to full maturity. And I can see मुझे वहाँ स्प्रे बॉटल्स नजर आ रही हैं, इनका क्या काम है? whatever it is, why it is. So I will, if you promise not to tell anyone, I'll tell you a secret for good किसी को बताइएगा मत, मैं आपको सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। इस तरह के बीजों में पानी ज्यादा डालने से इन्हें नुकसान पहुँचता है, कुछ तो मर भी जाते हैं। हम इन स्प्रे बॉटल्स की मदद से इन बीजों को आहिस्ता आहिस्ता पानी देते हैं। यूँ समझे कि हम सिर्फ मिट्टी को गीला रखते हैं ताकि ये बीज खराब ना हो। इससे पानी की भी बचत होती है। This also saves a lot of water because instead of flooding this whole thing, we just spray gently. Now, Ludo, in the end, I would like you to give a message. लूडो, अब मैं चाहूँगी कि आप पाकिस्तानियों के लिए कोई एक पैगाम दें कि वो किस तरह इस शोबे को अपना सकते हैं। The process. Yeah. So you don't have to have a big farm like this to be an organic farmer. You can मैं ये start कहना with चाहूँगा just कि butter ऑर्गेनिक plant, फार्मिंग के लिए put इस some तरह की herbs बड़ी in जमीन there, होना put some, जरूरी नहीं। grow छोटी सी the जगह पर भी seeds आप ये to काम start. कर सकते हैं। That शुरुआत will के also लिए make चंद a बीज difference. और पौधे लगाएं और Herb in उन्हें your अपने खाने में इस्तेमाल करें। And आप if बहुत you खुशकिस्मत हैं कि आप दुनिया में उस जगह रह रहे हैं जहाँ की जमीन फार्मिंग के लिए इंतहाई साजगार है। पाकिस्तान की जमीन ऐसे है कि आप कोई भी बीज जमीन में लगाएं तो वो उग जाता है। If you drop anything, any seed, it will grow. Fantastic. और आई थिंक इस बात पर अब हम सबको अमल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब हम यहाँ से लूडो से चाहेंगे इजाज़त और अब हम जाएंगे अब कासिम से बात करेंगे जिन्होंने एक आर्टिफिशियल मियावाकी फॉरेस्ट यहाँ पर क्रिएट किया है इंडिपेंडेंटली। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी ऑल दिस, सो चलिए मेरे साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कासिम तरीन के साथ हु ओन्स दिस फार्म एज वेल, और इसके साथ साथ मियावाकी फॉरेस्ट जो इस वक्त इंडिपेंडेंटली इन्होंने लगाया है उसके बारे में ये मुझे डिटेल्स बताने वाले हैं। सो कासिम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। और सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगी ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर जो भी आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, दैट इज़ ट्रिमेंडस एंड वी रियली इन नीड ऑफ इट। बट ये मियावाकी का जो आपने कारनामा ही कहूँगी मैं, ये जो आपने सरंजाम दिया है, इसके बारे में मेरी ऑडियंस को बताएंगे। व्हाट इज़ इट, क्या है, क्या ये झुंड है पौधों का और क्या है इसमें? जी, थैंक यू सो मच सना। मियावाकी फॉरेस्ट पौधे लगाना अभी हुकूमत की तरफ से भी इस पे इतना ज़ोर है, नीड ऑफ द आवर है पाकिस्तान के लिए। इस्लामाबाद में हमने इसको 2019 में लगाया। ये छोटी सी जगह में हमने बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने लगाया था। इस छोटी सी जगह में 15 बाय 75 फुट में हमारे 300 पौधे लगे हैं। आए सना, आए हम जाके मियावाकी को थोड़ा और करीब से जाके देखते हैं जी। जो पहला फ़ायदा इसका मैं फ़ील कर रही हूँ कि इसका टेम्परेचर जो डिफरेंस आया है, हम जब उधर थे और जब हम यहाँ आए तो इट्स कूलर देन द अदर एरियाज। और क्या फ़ायदे हैं इसके? एब्सोल्युटली जी, ये भी ख़ास तौर अर्बन एरियाज़ के लिए जहाँ हीट वेव्स आ रहे हैं उन जगहों में अगर ये लगाएं तो आप देख लें कि टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल्ड विद दिस। और इसके फ़ायदे ये हैं कि मैं अभी ऑर्गेनिक फार्मर हूँ तो मुझे फूड की प्रोडक्शन भी चाहिए, तो इसमें मैंने 50% फ्रूट ट्रीज़ लगाएं और 50% शेड ट्रीज़ लगाएं। और अभी भी इसमें जो वैरायटीज़ जो फ्रूट्स के हमने लगाए, एक तो आप मोरिंगा जो आप खा रहे हैं जी, जो इट इज़ अ सुपर फूड। और जो लोग बोलते हैं कि आमतौर पोटोहार में कामयाब नहीं होता, वो या इसमें कामयाब है। जैतून हमने इसमें लगाए हैं, आड़ू, सेब, अंजीर, फालसा भी इसमें कामयाब है जी। फालसा इस साल से हमने हार्वेस्ट भी किया थोड़ा सा फालसा। So Qasim Tareen, thank you very much. It has been pleasure listening to all the details and thank you very much for making us visit to this place. Thank you so much Sana. Thank you Express for coming. Thank you. And I hope कि इस प्रोग्राम को देखकर आप भी काफ़ी अवेयर हुए होंगे, आपका भी परसेप्शन चेंज हुआ होगा टुवर्ड्स योर फूड और आप भी थोड़े से मोटिवेट हुए होंगे कि अब आपको भी घरों में सब्जियां उगानी चाहिए, हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए और इस तरह का फॉरेस्ट हम अपने घरों में भी लगा सकते हैं इफ़ यू हैव अ स्मॉल स्पेस इन योर बैकयार्ड। फ्लैक्स में अब तक के लिए इतना ही, आपसे होगी फिर मुलाकात अगले किसी सेगमेंट में। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। और अब हमारे उस सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है जिसमें अरमला हसन आपको बताएंगे कि आप अपने पैसे कैसे डबल कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी और कोशिश भी मत कीजिएगा, कभी डबल नहीं अभी तो आप कह रही थी कि आप बताएंगी। बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बताऊंगी। बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो पैसे डबल कर सकते हैं और अरमला ने अभी कहा था कि वो कर देंगे, ये वो करनी है। नहीं होते, बता रही हूँ। अच्छा, ये बात हम कर क्यों रहे हैं आपको मालूम है? माइंड मैटर्स। माइंड मैटर्स है आज का, और माइंड मैटर्स में आज हम इस हवाले से बात करेंगे। जो डबल शाह जैसे लोग होते हैं, पैसों को डबल कर देंगे और मुख्तलिफ किस्म की तरक्कियां आपको या शॉर्टकट ऑफर करते हैं, और फिर इमरान और मेरे जैसे लोग उस पर मान भी जाते हैं। इसके पीछे एक हिस्ट्री है, ये हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे आज का माइंड मैटर्स। ओवर टू यू हिनान वकार भाई। थैंक यू सो मच इमरान एंड नर्मला। वकार साहब, मल्टी लेवल मार्केटिंग की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने सरमाए से जो है हाथ धो बैठते हैं। क्या फ्रॉड है, हाउ डज इट वर्क? ये पिछले 100 साल से, मतलब इससे भी ज्यादा इसकी तारीख है, दुनिया में इतना बड़ा स्कैम आया है, पिरामिड स्कैम और पॉन्जी स्कीम्स इतनी बड़ी आई हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी मतलब इतने ज्यादा लोगों ने जो अपने सरमाए से महरूम हुए हैं, इसमें डबल शाह से लेके और बहुत सारी ऐसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, यानी उनका एक पेपर है, इसमें उन्होंने पूरी एक लिस्ट शाया की हुई है, जिसका हम आगे जाके जिक्र करेंगे उस पेपर का, जिसमें उन्होंने किया हुआ कि ये वाली जो पकड़ी गई, लेकिन ये चीजें जारी है। ये एक ऐसा फ्रॉड है जो पूरी दुनिया में चल रहा है और बहुत सारे लोग लूटे जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, उनका ताल्लुक जेलम से है, ठीक है, पढ़े लिखे आदमी, मतलब बाकायदा पढ़े लिखे टूरिस्ट हैं, और उनकी मुझे एक दिन कॉल आई है, वो सारा वो भी अपने सरमाए से हाथ धो बैठे हैं। इसमें होता ये है कि बेसिकली एक जिसको कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी आप एक मैंने आगे से 2 बंदे लेके आया, ठीक है, 2 बंदे जो है आगे से 2-2 करके लेके आएंगे, तो 1 2 4 8 इस तरीके से ये प्रोग्रेशन ऊपर से नीचे चलती है। आपको ये कहा जाता है कि अच्छा जी आप, ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी मार्केटिंग कंपनी है, और हम इस तरीके से पैसा कमाएंगे कि आप 4 बंदों को और लेके आए, 4 वाले जो है वो आगे फिर 16 लेके आ जाते हैं, और इस तरीके से ये पैरामिड है, यानी ये सब फैलता है। और ये सरमाया जो है ये आप समझ सकती हैं कि क्योंकि ये पैरामिड है तो ऊपर जाके मुर्तकिज हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा सरमाया ऊपर जाता है, और फिर क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन या पूरी दुनिया पॉपुलेशन की ऑफकोर्स एक लिमिट है, तो एक खास जगह पे जाके ये बबल फट जाता है। इसको मैं आपको पॉन्जी स्कीम से समझाने की कोशिश करता हूँ, ज्यादा आपको आसानी समझ आएगी। डबल शाह एक कैरेक्टर हुआ करता था, डबल शाह एक किरदार था ना जो बाद में पकड़ा गया। डबल शाह दुबई गया, मतलब वैसे कोई नौकरी करता था, वो दुबई गया, दुबई से उसने कहीं ये आइडिया लिया होगा, 6 महीने मारा, तो ये वापस आके उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने पड़ोसी को कहा कि तुम अगर मुझे पैसे कर दो मैं तुम्हें डबल करके दे दूंगा। वो पहला वो पड़ोसी था जिसने वो पैसे दिए, लेकिन ये दुनिया के बड़े फ्रॉड्स में आता है। अच्छा, ये इतना बड़ा फ्रॉड था, और ये फ्रॉड इसको पॉन्जी स्कीम इसलिए कहते हैं कि इसमें आपको ये कहा जाता है कि आपके पैसे 15 दिन में दुगने हो जाएंगे, और हम इसमें क्या कर रहे हैं, पीछे एक बिजनेस चल रहा है, और उसमें आप इसमें इन्वेस्ट करें और आपको पैसे जो है 15 दिन में दुगने डबल हो जाएगा। और क्योंकि आपने मुझे पैसे दिए, किसी और ने दिए, 15 दिन के बाद मैंने जिसने बाद में पहले पैसे दिए थे उसको मैंने डबल करके दे दिए, इतने में और मुझे पैसे आ गए, लेकिन फिर एक लिमिट है ना, तो उसका भी जो 15 दिन का था वो फिर 70 डेज पे जा पहुंचा था, और बोरियों में पैसे भरे होते थे डबल शाह ने। जब पकड़ा गया तो ये खैर वो अलग पूरी लंबी दास्तान है। हाँ जी। लेकिन ये जो पॉन्जी स्कीम्स हैं या ये जो पिरामिड स्कैम है, वो आपको एक अनयूजुअल किस्म का प्रॉफिट, एक जो आप सोच भी नहीं सकते, यानी एक प्रॉफिट शरह होती है ना। मुझे पता है कि या आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मीन या एवरेज प्रॉफिट की शरह इस वक्त क्या चल रही है, वो आपको हुकूमत की क्या कहते हैं कुछ स्टेटिस्टिक्स से मिल जाता है कि इस वक्त मीन प्रॉफिट क्या चल रहा है। अगर मिसाल के तौर पर 10% प्रॉफिट चल रहा है सरमाए के ऊपर, ये 7 या 8% चल रहा है पाकिस्तान में, अगर मुनाफा की शरह अगर आपके बैंक में रखवाने से 10% है या 8% है, ठीक है, तो आप किसी जगह सरमाया लगा के कोई बिजनेस है, कोई ऐसा हो सकता है वो 20% भी दे, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि आपको 50% या 100%, तो इस पे वैसे ही आपको कान खड़े हो जाने चाहिए कि कहीं को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस सिलसिले में जो पिरामिड स्कैम को समझने के लिए, उसको आम आदमी को समझने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने भी काम किया है, बहुत सारा है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि समटाइम्स हमें मालूम नहीं होता। अच्छा, एक तो आप देखें कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक पेपर पड़ा हुआ है, जो कि आप उसको पिरामिड स्कैम कह के या इस तरह का गूगल सर्च किया जा सकता है, और उसके अंदर वो जो पेपर है उसके अंदर बाकायदा बताया गया है कि मार्केटिंग की जो इलीगल बिजनेस है वो किस तरह का है, उसकी क्या क्या निशानियां हैं। अगर कोई आपको इस तरह करे, मिसाल के तौर पे आप देखिए कि अगर एक मार्केटिंग कंपनी है वो कहती है कि आपने प्रोडक्ट सेल करनी है रैंडमली लोगों में, इसमें कोई ये एक और तरह की चीज है, लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, आपने 4 और बंदों को लेके आना है जो कि इस पूरी
सिस्टम का हिस्सा होंगे और उन 4 बंदों को कहा जाए कि आपने आगे 16 बंदों को लेके आना जो इस सिस्टम का हिस्सा होंगे और वो आपको जो ये पेपर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो आपको थोड़ा सा बताता है इस हवाले से। अच्छा, तो यूएस फेडरल जो ट्रेड कमीशन उनकी तरफ से वो कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, नॉट ऑल मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान्स आर लेजिटिमेट, मतलब जितनी मल्टी लेवल मार्केटिंग वो जरूरी नहीं कि वो लेजिटिमेट हो। सो इफ द मनी यू मेक इज बेस्ड ऑन योर सेल्स टू द पब्लिक इट मे बी लेजिटिमेट मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान। इफ द मनी यू मेक इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल यू रिक्रूट and your sales to them, it's probably not. It could be pyramid scam. So इसका मतलब ये है कि आपने यानी आउटसाइड द प्लान अगर कुछ लोगों को सेल्स कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसमें किसी बड़े प्लान का हिस्सा है आजकल इसके ना बड़े मतलब इसकी आप देखिए, मैं एक जगह देख रहा था कि इसका कैसी नाम होते हैं। एक एयरप्लेन गेम थी, ठीक है, अब ये गेम है ना बेसिकली आपको बताया जाता है कि गेम है। उस गेम के अंदर एयरप्लेन गेम जो थी उसमें थे कैप्टन, को पायलट, क्रू और पैसेंजर, ठीक है। कैप्टन ऑफ कोर्स सबसे ऊपर, फिर को पायलट, फिर क्रू, फिर पैसेंजर। आपको ये बताया जाता है कि आप इतने बंदे लेके आएंगे, अभी तो आप पैसेंजर हैं, फिर आपको क्रू का कि ये इंसेंटिव लोगों को बताया जाता है, फिर आपको को पायलट और आपको इतने पैसे मिलेंगे, पैरामीटर। फिर ये बबल पास। अच्छा, एक और थी, उसमें था ओरिजिनल डिनर पार्टी, एक ये भी एक स्कीम रही है और उसमें जरा टर्मिनोलॉजी देखें, डेजर्ट्स, मेन कोर्स, साइड सैलेड एंड एपेटाइजर। अच्छा, एपेटाइजर यानी ये कॉमन इनिशियल स्टेज है और आपका दिल तो करता है कि डेजर्ट तक जाएं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप पैरामिड के कहीं बेस में या निचले वाले तबके में यानी जिन्होंने पैसा कमाना है, वो जब ये स्कीम स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली जो लोग होते हैं वो कमा जाते हैं, लेकिन वो किन का पैसा कमा रहे हैं, जो दूसरे लोग लेकर आ रहे हैं, और हजारों लोग, लाखों लोग जो पैरामिड की बेस में। फिर एक टाइम आता है ये बबल बर्स्ट कर जाता है क्योंकि पॉपुलेशन कोई इन्फिनिटी तो नहीं है, इन्फिनिट तो नहीं है, इन्फिनिटी है। तो किसी जगह पे जहाँ पे इसने बर्स्ट होना शुरू होता है वहां पे वो जो ऊपर वाला तबका है वो चुप करके फ्लाई करके दुबई शुबई और उधर निकल जाता है, यूरोप निकल जाएगा और जो निचले वाला तबका है देखते रह जाते हैं। इस वजह से एडवाइस ये है कि एक तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो पेपर है वो लाजमी पढ़ लें थोड़ा सा इसको जानने के लिए कि मल्टी लेवल मार्केटिंग होती क्या है, कौन सी इलीगल है। और दूसरा, वैसे ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। अगर कोई बंदा ये कहे कि आप इतने बंदे और घेर के लाएं तो मैं आपको इतना इंसेंटिव दूंगा और फिर वो उनको आप समझा रही हो कि आप इतने आगे से घेर के लाएंगे तो इतने पैसे, इस पे वैसे ही कान खड़े हो जाने चाहिए। और सबसे ज्यादा इस पे कान खड़े हो जाने चाहिए जब भी आपको कोई बंदा 100, 200 या 300% प्रॉफिट बताता है। पाकिस्तान में हिना लाखों लोग इन स्कीम्स में लूटे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग बाज नहीं आते। समझ से बाहर है कि इन लोगों को भी पता है कि अब हम डबल शार्क बन के तो ये काम नहीं कर सकते। तो आपने देखा है कि कैसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, पायलट, को पायलट, डिजर्ट, एपेटाइजर, मेन कोर्स। फिर उसके अलावा उनका जो मार्केटिंग कंपनीज के नाम है आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि ये आईटी की कंपनी है। तो तमाम टर्म्स, ये वो तमाम चीजें आपको पता चलेंगी। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के दोनों तरह से, एक तो मल्टी लेवल मार्केटिंग है जिसमें आप वो सेल्स करते हैं वो तमाम चीजें, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग जो इलीगल है और है भी इलीगल, यानी एक इसके जो खास है जी, वो जो इलीगल वाली मार्केट मल्टी लेवल मार्केटिंग है उससे डेफिनेटली रोशनासी जरूरी है। अब उससे बचे, मतलब इन चीजों से बचे ताकि नुकसान हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अचीवर्स से आपकी मुलाकात हम कराते हैं, ये हमारा दौरा इम्तियाज़ है एक्सप्रेसो का कि हम ऐसी शख्सियात आपके सामने लाते हैं जो कि इंस्पायरिंग भी होती हैं, इंस्पिरेशनल भी होती हैं और ज़बरदस्त कर रही होती हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अंदर। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते हैं। जैकबा बादशाह से उनका ताल्लुक़ है और नाम इनका इरम बलोच है। आप इनको देख भी रहे हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। इन्होंने इंतहाई कम उम्र में अपने वालिद और भाई को खो दिया, बहुत बड़ा सदमा इनकी ज़िंदगी में आया, लेकिन इसके बाद हिम्मत नहीं हारी और अज़्म किया कि दुनिया को साबित करना है, बताना है कि हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। इनको बचपन से ही हॉकी खेलने का शौक़ था और जैकबाबाद में पहली मरतबा जो पहली वुमेन स्पोर्ट्स एकेडमी है उसका क़याम इन्होंने अमल में लाया और ख़वातीन को बाकायदा हॉकी की ट्रेनिंग दे रही हैं और इंस्पायर कर रही हैं। बिल्कुल, इस वक्त इरम हमारे साथ मौजूद है। इरम को हम खुश आमदीद भी कहेंगे। इरम, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी एक्सप्रेस न्यूज़ को, आपकी पूरी टीम को कि आपने मुझे आज के मॉर्निंग शो में इनवाइट किया।
थैंक यू वेरी मच। इरम, आप आई, ये बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप जैसी खवातीन को बुलाना हमारे लिए बड़े ऑनर की बात होती है, जो इतना ज़बरदस्त काम करिए। सबसे पहले तो अपनी विमेन स्पोर्ट्स एकेडमी के हवाले से इरम बताइएगा, ये जो हॉकी खेलने का आपको शौक हुआ और अब आप बाकायदा तौर पर उसको ट्रेनिंग भी दे रही हैं, आप ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? जी, ये मैं जब 9 इयर्स की थी तो ऐसे ही बस फैमिली में समटाइम्स हॉकी खेलना स्टार्ट किया, लेकिन जो उसकी जो ड्रिल्स थी, जो उसमें डॉज वगैरह जो भी चीज़ें थी, उसकी जो स्किल्स थी, मैंने उसी एज में सीख ली थी, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ। लेकिन जब स्कूल लाइफ में मैं 9th में आई तो फिर मैंने हॉकी थोड़ी बहुत स्टार्ट की, लेकिन ऑफिशियली जो है वो कॉलेज लाइफ में मुझ में एक हिम्मत आई कि मैं भी हॉकी की टीम को ज्वाइन करूं। तो ऐसे ही बस ज़्यादा से ज़्यादा शौक हुआ, क्योंकि जब स्कूल में आया तो ये थोड़ा सा नॉलेज में ये भी आया कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, तो एक लगन सी हो गई, हॉकी से एक मोहब्बत सी हो गई, इसलिए मैंने ये स्टार्ट। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त। पाकिस्तान में जब भी हम हॉकी प्लेयर से बात करते हैं, आप चूँकि खुद खेलती भी हैं और आपकी एकेडमी भी है, हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की नहीं है, और शायद पिछले कुछ अरसे से यही मसला है कि हमारी टीम्स जो यूरोपियन टीम्स हैं उनके मुकाबले में अच्छा खेल नहीं पाती हैं। पहले हम बहुत अच्छा खेला करते थे। एक तो आप इस बात से किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं और आपको लगता है कि अब इसमें कुछ बेहतरी आ रही है? आपकी एकेडमी इसमें इस स्टैंडर्ड में कहाँ स्टैंड करती है? जी देखिए, हमारा तो जैकोबाद जैसा इलाका बहुत ही पीछे है फिलहाल, और स्पेशली अभी तक हमारे पास हॉकी का ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम नहीं है, तो इसलिए हम अभी काफ़ी दूर हैं। लेकिन ये हमारी एफर्ट्स हैं कि विद इन 4 इयर्स हमने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है विदाउट ग्राउंड। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम अदर सिटीज़ में जाकर जो है वो हॉकी की ट्रेनिंग वगैरह हासिल करें, और हमारी ये खुश नसीब ये है कि हमारे पास हमारे मुल्क में काफ़ी सारे ओलंपियंस हैं, कोचेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि डे बाय डे हॉकी काफ़ी आगे जा रही है, उसका जो स्टैंडर्ड है, यही शायद एक रीज़न है कि जो नई टेक्निक्स हैं, जो नई ट्रेनिंग्स हैं, स्किल्स हैं, वो हम पाकिस्तान में नहीं ला रहे। यही रीज़न है कि हमारी टीम में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो इसलिए हमारी टीम आगे नहीं जा पा रही। ठीक हो गया। इरम, अब तक कितनी ख़वातीन को आप अकेडमी में ट्रेन कर चुकी हैं, और जिस तरह से आप उनको ट्रेन करती हैं, आप किस तरह के कोचेज़ हैं, या आप सिर्फ खुद अकेले इन सब ख़वातीन को ट्रेन करती हैं बेसिकली? जी, स्टार्टिंग में तो जितने मेरे स्किल्स हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद भी आगे नहीं जा सकी क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी जैकोबाद में, तो जो कुछ हॉकी के हवाले से मुझे आता है, जो बेसिक्स आती हैं, मैं वो सिखाती हूँ अपनी जैकोबाद की गर्ल्स को। लेकिन जो फर्दर है, जो स्किल्स हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जाएँ, तो उसमें काफ़ी जगहों पर मुझे सिंध हुकूमत ने भी सपोर्ट किया है, और जो है कि स्पोर्ट्स बोर्ड ने, हॉकी फेडरेशन ने सपोर्ट किया है, सिंध हॉकी एसोसिएशन ने, कि जो हमने बड़े बड़े ग्राउंड्स पर ट्रेनिंग कैंप्स लगाए हैं, जिसमें कोचेज़ जो हैं उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस कोचेज़ हैं, ओलंपियंस हैं, तो उनको हमने अक्सर जो है इनवाइट किया अपने कैंप्स में। इसी वजह से हमारी गर्ल्स ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। बड़ी जरखेज़ धरती है सिंध की हॉकी को लेकर, ख़ास तौर पे दीगर स्पोर्ट्स को भी, लेकिन बड़े बड़े ओलंपियन सिंध के अंदर पैदा हुए और यकीनी तौर पे उन्होंने बड़ा नाम किया पाकिस्तान का। अभी जो बच्चियां सामने आ रही हैं, जो यंगस्टर्स सामने आ रहे हैं, इनमें कितना पोटेंशियल है? क्या ये इतना पोटेंशियल रखते हैं कि अगर बेहतर फैसिलिटीज़ मिले, बेहतर ट्रेनिंग मिले, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, पाकिस्तान का नाम बेहतर रोशन कर सकते हैं? ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारे अल्लाह का शुक्र है, हमारी खुशनसीबी है कि हमारे सिंध में बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, गर्ल्स में, बॉयज़ में, लेकिन यह है कि जस्ट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ जो मेन इशू है, जॉब्स नहीं है, डिपार्टमेंट्स बहुत कम से कम हो गए हैं, तो जब कुछ हासिल नहीं होगा तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा एथलीट्स का स्पोर्ट्स की तरफ आने का, तो अब उनका एक हक है कि उनको भी कुछ दिया जाए। वो क्यों हमारी वजह से, क्यों हमारे मुल्क के लिए खेलें, मुल्क उनको क्या दे रहा है? आप अपने जो सिंध हुकूमत के साथ आपके एक वर्किंग रिलेशनशिप तो है आपका, आपने कहा कि उन्होंने कुछ जगहों पे, या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने आपको सपोर्ट किया, इनफैक्ट अभी तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हॉकी को बड़ी सपोर्ट है, क्योंकि आर्मी चीफ बड़े खुद भी अच्छा खेलते हैं हॉकी और उनका इंटरेस्ट भी बहुत है। तो आप कोई ऐसा प्रपोजल रखें ना गवर्नमेंट के सामने जिसके जरिए प्लेयर्स को जॉब्स वगैरह मिले, को बात हुई आपकी ऐसी? जी ऐसा है कि इसमें हमारा इतना लेवल नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी हमें मौका मिलता है आवाज़ में उठाती हूँ। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन खुद भी चाहता है
कि एथलीट्स के लिए कुछ हो, फाइनेंशियली उनकी मंथली स्टाइपेंड होनी चाहिए, उनके लिए जॉब्स होनी चाहिए। डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी कम हो चुके हैं और आर्मी की बहुत बड़ी सपोर्ट है कि मेरी एक स्टूडेंट भी आर्मी विमेन हॉकी टीम का हिस्सा है। अच्छा। तो ये हमारे लिए पूरे लाड़काना रीजन का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कभी भी हमारी लड़की को किसी ने डिपार्टमेंट चूज नहीं किया। और हमारी एकेडमी के बाद विदाउट ग्राउंड जो है, रेत पर खेल कर एक लड़की ने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। अच्छा। उसके साथ साथ उसने मतलब थाईलैंड का टूर किया है, पाकिस्तान बोर्ड की टीम को रिप्रेजेंट किया है, जो कि हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। तो सब ये आवाज उठा रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बहुत ज्यादा एफर्ट्स हैं और स्पेशली जो हमारे सिंध हुकूमत है उसका बहुत बड़ा हाथ। सिंध की जो भी फैसिलिटीज हैं स्पोर्ट्स के हवाले से जो इंटरेस्ट है बहुत ही ज्यादा। आप देखें कि काफी जगहों पर, काफी शहरों पर हॉकी स्टेडियम्स हैं और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, लेकिन टीम्स नहीं है, बहुत कम है। वो तभी होंगी जब तक हमारे पास जॉब्स होंगी, स्टाइपेंड्स होंगी और कोई फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा इरम, अब आपका फर्दर फ्यूचर में क्या प्लान है? जिस तरह से आपने कहा कि आप बच्चियों को ट्रेन तो कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको और हेल्प भी चाहिए, आपको और फेडरेशन की जानिब से हो, चाहे सिंध गवर्नमेंट की जानिब से हो। क्या आप फर्दर क्या करना चाहती हैं कि आपको हमारे प्लेटफॉर्म से आप ये मैसेज कन्वे करें? जी, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि देखें, हमारे पास फंडिंग नहीं है क्योंकि एक छोटी सी एकेडमी है, इसलिए अगर हमारे पास आज थोड़ी सी फंडिंग होती रेगुलर तो फिर मेरे पास लड़कियां काफ़ी आती हैं कि हम आना चाहते हैं, एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि गर्ल्स इंटरेस्ट ले रही है, उनकी फैमिलीज इंटरेस्ट ले रही हैं। तो लेकिन ये कि अगर जब तक फैसिलिटीज नहीं होगी, आप देखें कि इक्विपमेंट्स जो हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। एक हॉकी लेकिन सारे अमल में हम जो कमाल बात है वो ये है कि आपने न सिर्फ इस गेम को ऑप्ट किया, अपने लिए ऑप्ट किया, खुद कोशिश की, यू हैव गिवन इट अ ट्राई। उसके साथ साथ आपने एक ऐसा ट्रैक लिया जिसमें आप अब इसको ट्रांसफ़र कर रही हैं और चाहते हैं कि इनिशियली लोग इसके लिए ट्रेन हो। अच्छा मकसद है एंड वी होप कि आपको मुस्तकबिल में कामयाबी हो। बस इससे जुड़ी रहिएगा और बाकी आपकी लाइफ में अपनी भी अचीवमेंट है, चैलेंजेस के बावजूद आपने किया, तो ओबियसली बड़ी इंस्पिरेशनल भी हैं आप सभी देखने वालों के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आप अल्लाह सुबह हमारे साथ रहे। और वंस अगैन एक और चिराग जी, हमारी सिंध की धरती का पूरा पाकिस्तान बड़ा जरखेज़ है, लेकिन जब इस किस्म के शहर जो बहुत बड़े शहर नहीं है लोग सामने आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और फिर ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ये भी एक बहुत बड़ी गनीमत होती है। और हमें स्टेट लेवल पे इसके हवाले से काम करना है कि हमारे जो स्टार्स हैं, जो हमारा टैलेंट है, ज़ाया ना हो। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अच्छा, खेल के मैदान से बात करते हैं। और ये लड़ाई नहीं, एक्चुअली ये कंफ्यूजन हमेशा वेलकम पे होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज की बात करेंगे। सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से किंगस्टन में स्टार्ट हो रहा है। मैच से पहले दोनों टीमों ने तमाम शोबों में भरपूर प्रैक्टिस की है। पहले टेस्ट मैच का आपको इल्म है, सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया था। ताहम कौमी टीम दूसरा टेस्ट मैच जीतकर 2 मैचों की सीरीज बराबर कर सकती है और पुरज़्म है और सीरीज जीतने के लिए आज मैदान में उतरेगी। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी रैंकिंग की बात कर ले तो आईसीसी की जानिब से जारी ताज़ा तरीन जो टेस्ट रैंकिंग है, इसके मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान और मायानाज बल्लेबाज दुनिया भर के बाबर आजम की 2 दर्जे तरक्की हुई है। बाबर आजम 10वें से 8वीं पोजीशन में, यानी कि टॉप 10 में आ गए। बैट्समैन में बात कीजिए तो न्यूजीलैंड के कैप्टन जो है उनकी पहली पोजीशन बरकरार है, जबकि बॉलिंग की बात करें तो कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली रवा बरस टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वालों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गए। उन्होंने 5 टेस्ट मैचेस में 30 विकेट्स हासिल की हैं, जबकि भारतीय स्पिनर रविचंद्रन जो है वो 38 विकेट्स के साथ सरे फहरिस्त है। इस लिस्ट में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन-शाह अफरीदी 27 विकेटों के साथ चौथे नंबर पर है। रैंकिंग की तो बात करेंगे, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मिर्जा साहब, दूसरे टेस्ट मैच को लेकर पाकिस्तानी टीम तो बड़ी पुरज़्म है कि ये सीरीज बराबर कर देगी, क्या लगता है आपको? देखिए हालात तो पाकिस्तान के अपने इतने साजगार नहीं है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली पाकिस्तानी टीम अरमला एक ऐसी टीम है कि जो कभी भी कुछ भी करने की अहलियत रखती है। तो अगर उस परफॉर्मेंस को देखा जाए जो पहले टेस्ट मैच में थी, तो उसको देखते हुए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप 2006 से लेकर अब तक गुज़िश्ता 15 साल में दोनों ममालिक के दरमियान जो 10 टेस्ट मैचेज हुए, तमाम के तमाम फैसला कुन साबित हुए, तो इस बात के इम्कानात हैं कि ये टेस्ट मैच भी फैसला कुन साबित हो। पाकिस्तान को कम बैक करना होगा। पाकिस्तानी ओपनर्स जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि पहली इनिंग्स में 21, दूसरी इनिंग्स में 1 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, तो उसकी वजह से दबाव पड़ता है मिडिल ऑर्डर पर। तो मैं समझता हूँ कि
तब की जरूरत है। यासिर शाह नाकाम रहे। अब ये समझ में नहीं आता कि शाहनवाज दहानी और जाहिद महमूद को क्यों ट्रैवल करा रहे हैं, सऊद शकील को क्यों ट्रैवल करा रहे हैं, इनको मौका ही नहीं देते। आज एक चेन की तवक्को है और वो नुमान अली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग भी कर लेते हैं, उन्हें शायद यासिर शाह की जगह टीम में शामिल किया जाए। तो शाहनवाज दानी ने पहले अंग्रेजी वाला सफर किया और अब उर्दू वाला, पहले उर्दू वाला किया, अब अंग्रेजी वाला सफर कर रहे हैं वहां पे रहते हुए। अच्छा मिर्ज़ा साहब, पिछले टेस्ट मैच के अंदर हम देखें तो बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं रहा, खासतौर पर पहली इनिंग्स में भी और फिर दूसरी इनिंग्स में भी। दो कि मुझे लगता है कि हमने बाय डिफेंडिंग 168 हमारी बॉलिंग अच्छी रही, हमने टफ टाइम अच्छा खासा दे दिया, लेकिन ऑब्वियसली इन दी एंड जीत वो टीम गई। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं दोहरानी है इस टेस्ट मैच के अंदर? एक तो इमरान, सबसे बड़ी बात है हमारी फील्डिंग का मयार बेहतर होना चाहिए। हमने जितने कैचेस ड्रॉप किए, अगर आप 168 रन को डिफेंड कर रहे हैं और कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, मिस फील्ड कर रहे हैं इतने कम टोटल पर, तो डेफिनेटली फिर आप डिजर्व नहीं करते जीतने के लिए। एक तो फील्डिंग का मयार आपको बेहतर बनाना होगा, दूसरे स्पिनर आपके पास कोई नहीं था। जिस तरह से यासिर शाह ने बॉलिंग की, वेस्ट इंडियंस जो है वो स्पिनर्स पे थोड़े से हल्के हैं। आपको याद होगा आपसे 4 साल कबल 2017 में जो टेस्ट मैच था, जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी गेंद पर यासिर शाह ने बोल्ड किया, जो मिसबा और यूनुस का आखिरी टेस्ट था, पाकिस्तान जीत गया। तो एक तो हमें स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर डालना होगा, अब नुमान अली को ये शायद डालें, और दूसरे ओपनिंग पार्टनरशिप वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान भट्ट अच्छे फील्डर है, इमरान भट्ट स्लिप में कैचेस ले लें, लेकिन फील्डिंग की बेसिस पर वो पाकिस्तानी टीम में शामिल नहीं रह सकते। आबिद अली ऑन एंड ऑफ रन स्कोर करते हैं, कभी नहीं करते। आपका ओपनिंग पेयर इतना अच्छा नहीं है। अब दोबारा बातें हो रही हैं कि शायद शान मसूद को वापस लाया जाए, तो अब देखें क्या होता है, लेकिन ओपनिंग, फील्डिंग, ये एक हमारा मेजर प्रॉब्लम है। वैसे तो डेफिनेटली ओपनर्स के ऊपर, चूंकि वो इनिंग्स खोलते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन आप इस वक्त बैटिंग की बैकबोन किसको समझते हैं? और ख़ासतौर पे हम अगर मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर की बात करते हैं, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जिनको जिम्मेदारी लेनी होगी एट एनी कॉस्ट और परफॉर्म करना होगा? देखिए, इमरान सबसे पहले तो अजहर अली जो ट्रिपल सेंचुरी बना चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में और 2010 से खेल रहे हैं, 11 बरस हो गए, वो ऑफ कलर नजर आए इस सीरीज की दोनों इनिंग्स में, इस टेस्ट मैच की। तो अजहर अली को जिम्मेदारी लेनी होगी, बिकॉज ही हैज बीन पाकिस्तान कैप्टन, सीनियर प्लेयर है। उनके अलावा बाबर आजम पे तो हमेशा हम रिलाय करते हैं, और फवाद आलम जिन्होंने पहली इनिंग्स में निस सेंचुरी बनाई, दूसरी इनिंग्स में 0 पर आउट हो गए। तो ये 3 ऐसे बैट्समैन है। फिर रिजवान की अगर हम बात करें तो रिजवान T20 और वनडे में तो रन स्कोर करते, लेकिन टेस्ट मैचेस में वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे, विच इज अ कंसर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट कि रिजवान को बैटिंग में कुछ न कुछ करना होगा टेस्ट मैचेस में अगर पाकिस्तान को जीतना है। ठीक हो गया। मेरे सब कंडीशंस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं कि वहाँ पे कंडीशन कैसी होने वाली है? सूटेबल रहेंगी बारिश वगैरह के जो भी चांसेस होते हैं? देखिए अरमला, 2 दिन तो पाकिस्तानी टीम ने बारिश की वजह से प्रैक्टिस नहीं की। कल प्रैक्टिस की है पाकिस्तान ने, और बारिश की वजह से थोड़ी सी विकेट में नमी जरूर होगी, फास्ट बॉलर्स के लिए इब्तिदा में मददगार साबित होगी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन आजमाता है, कौन पहले बैटिंग करता है। लेकिन ये टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसके बाद अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान से 3 वनडे खेलना है, जिसके बारे में आप खुद पढ़ चुके होंगे। इमरान फॉलो करते हैं कि इन 3 वनडेज में शायद पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स को आराम कराया जाए, और ये मंतक समझ भी आती है, क्योंकि पाकिस्तान ने T20 खेलना है ना वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक, तो वनडे का तो अभी कोई तुक इतना बन नहीं रहा। अफगानिस्तान की टीम वनडे की इतनी अच्छी टीम नहीं जितनी T20 की है, लेकिन हमारा असल फोकस न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 और इंग्लैंड के खिलाफ 2 T20 होने चाहिए, कि जो हमारी प्रिपरेशन का हिस्सा होगी वर्ल्ड कप T20 के लिए। और 24 अक्टूबर के दिन का आपको भी इंतजार है, हमें भी इंतजार है, जब पाकिस्तान भारत के मध्य मुकाबला। अल्लाह करे मैच भी है और जीते भी नहीं तो भारतीय सो कॉल्ड तजियाकारों की बड़ी बातें सुनना पड़ती है। आपके तो दोस्त भी हैं बहुत सारे भारत में, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा सुनना पड़ती होंगी। अच्छा मेरे साहब, ये जो टेस्ट क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में आपको याद होगा, बल्कि आपने इस पर बात भी की थी, कि ये जो उजरत है मैचों की या मैच फी है, इसके ऊपर बड़ी डिबेट की जाती रही कि जी T20 मैचेस की फीस बहुत अच्छी है और वनडे की कंपैरेटिवली उससे बेहतर है, और टेस्ट की जिस तरह की क्रिकेट है उस लिहाज से प्लेयर्स को उतना पे नहीं किया जाता, और प्लेयर्स उसको ज्यादा थकाने वाली गेम, ओबियसली 5 डेज क्रिकेट है, ज्यादा आपको कंसिस्टेंट होकर खेलना पड़ता है। तो इस चीज का भी कोई असर कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे आपको लगता है, बीइंग एक्सपर्ट, ऐसा है? देखिए इमरान, प्लेयर्स अगर डिमांड कर रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो उनकी डिमांड अभी इस वक्त तो नाजायज है। अगर आप
बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी टीम टेस्ट की आलमी रैंकिंग की नंबर 1 टीम है, तब तो आपकी डिमांड समझ में आती है। जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनको 15 लाख रुपए माहाना मिलते हैं, चाहे वो खेले ना खेले, तो वो उनके लिए अलग से इंसेंटिव है, फिर डेली अलाउंस मिलता है, फिर मैच फीस मिलती है, फिर एंडोर्समेंट है प्लेयर्स के, तो प्लेयर्स काफी कमा लेते हैं। लेकिन अगर आप ये डिमांड करेंगे जी टेस्ट मैचेस की फीस बढ़ाएं, और अभी भी आपको पता है 24 अगस्त को एहसान मानी साहब जा रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, नया चेयरमैन आएगा। पीसीबी के पैटर्न वजीर आजम पाकिस्तान ने जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद को वो कमेटी का चेयरमैन बनाया जो डिसाइड करेगी। तो बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दील होने वाली है। अगर एहसान मानी जाएंगे तो वसीम खान भी जाएंगे। कौन चेयरमैन बनेगा, बहुत सारे लोग चेयरमैन की दौड़ में शामिल है, क्योंकि हाइप वाली पोस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की। तो बहुत सारी चीजें, तो इस मरहले पर अगर प्लेयर्स डिमांड कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट तो में मुआवजे का। तो मिर्जा साहब, आपकी कोई कबूतर, कोई चिड़िया नहीं है जो उड़ा हो? अभी आपको कुछ बताया उसने कि हु इज कमिंग नेक्स्ट, बिकॉज़ 24 अगस्त तो आई खड़ी है 5 दिन बाद। लेकिन चिड़िया तो बहुत अरसे उड़ गई सेठी साहब की, वो तो अब कहीं और चिड़िया काम कर रही है। लेकिन अगर मेरी इत्तलात जो है वो ये है कि पाकिस्तान के एक फॉर्मर बड़े मशहूर कमेंटेटर थे उमर कुरैशी साहब, उनके साहबजादे जावेद कुरैशी साहब जो है बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैनशिप। 1979 में जावेद कुरैशी पाकिस्तान की एक अंडर 19 टीम लेकर भारत गए थे, जिस टीम में सलीम मलिक, रिजवानुल जमा, रमीज राजा, अनिल दलपत जैसे खिलाड़ी शामिल थे। फिर वो बैंकिंग सेक्टर की तरफ चले गए, तो अब वो वापस आए हैं, तो इज वेरी क्लोज टू द पैटर्न ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पीपल आर सेइंग दैट जावेद कुरैशी माइट बी रिप्लेसिंग एहसान मानी, लेकिन उसके अलावा उनका नाम एन से शुरू नहीं होता। ये भी बड़ा सेटबैक है, लेकिन जीम से शुरू, उसके अलावा जो जीम से शुरू होता है उसके अलावा भी कुछ लोग इस दौड़ में शामिल हैं। आप एन का नाम ले रहे हैं, अली रिजवी तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो इस चक्कर में लगे, क्योंकि हाइप वाली पोस्ट है अरमला, और पैसे $650 मिलते, चेयरमैन साहब जाते आगे पीछे बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते, और बड़े मजे चेयरमैन के। चले टीम परफॉर्म करे ना करे, चेयरमैन के तो मजे हैं ना, मतलब ठीक है, बस काम चल रहा है सबका। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपकी। ये कहा साथ साथ मिर्जा साहब ने बता दिया कि कोई है कंटेंडर स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, और हम बात कर रहे थे इस वक्त पीसीबी के हवाले से। पीसीबी के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, और जब टीम हारती है तो वो मसाइल ज़्यादा खुलकर सामने आ जाते हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट वी हैव। खैर, हम उम्मीद करते हैं जिस तरह हमारी रैंकिंग में कुछ बेहतरी आई है, आई मीन प्लेयर्स की रैंकिंग में, आगे चीज़ें बेहतर हों। खैर, आगे बढ़ते हैं जी, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल इख्तिताम की जानिब है। अब एक शख्सियत जिनका आज जिक्र हमने अपनी हेडलाइंस में भी किया था, जंग का मैदान हो या दुश्मन की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें, पाकिस्तान फिजाइया ने हमें मालूम है कि हमेशा मुल्क और कौम का सर फखर से बुलंद किया है। वतन अजीज़ की इज्जत और हुर्मत पर अपनी जान निछावर करने वाले पाक फिजाइया के जवान ऑफिसर राशिद मिन्हास की आज 50वीं बरसी मनाई जा रही है। हमने राशिद मिन्हास को ट्रिब्यूट पेश किया। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी पीर के रोज, और हमारा सैटरडे संडे को बेस्ट ऑफ जरूर चलता है, तो आपने देखना बिल्कुल नहीं भूलना, और फीडबैक हमें लाजमी देना है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।